हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब एकदम बढ़िया है। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया है। पढ़ाई की बातें तो होती रहेंगी, पढ़ना तो है ही। मैम क्यों ना थोड़ी सी बातें भी कर लिया करो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जैसा बोलोगे हम तो वैसा ही करेंगे। जो आप बोलते हो मैं वही करती हूँ। बिल्कुल सही बोला मैम, बिल्कुल सही। तो बताइए घर में सब मौज बहार, घर में सब बढ़िया है? जी मैम सब एकदम बढ़िया है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब बढ़िया? जी मैम सब बढ़िया। मैम आपके घर पे सब कैसे? जी यहाँ तो सब एकदम बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। मैम अब एग्ज़ाम्स का क्या होगा? एग्ज़ाम्स तो नवंबर में होंगे, लेकिन आप सभी स्टूडेंट को प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बताइए कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है, आप कब पेपर दे रहे हो। मुझे पता तो होना चाहिए ना मेरे स्टूडेंट्स कब पेपर देने वाले हैं, कौन क्या कर रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज कीजिए कि मैम हम ये वाले अटेम्प्ट में पेपर देना चाहते हैं, हम इस वाले अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट से कनेक्ट रहना। हर चीज़ में मुझे अच्छा लगता है उनसे कनेक्ट रहना। ठीक है जी मैम, बिल्कुल आपको ये चीज़ का मैसेज कर देंगे। चलिए अब आ जाते हैं काम की बातों पे। बहुत हो गई बातें, अब होंगी काम की बातें। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, ये जो सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हैं इनका इनकम टैक्स अब स्टार्ट होगा। एक्चुअली मुझे पहले आइडिया नहीं था कि आपको इनकम टैक्स कौन कराने वाला है। मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। अभी इनकम टैक्स आपका मुझे ही कराना है। हम स्टार्ट करते हैं उसको, मे बी मंडे से हम उसको स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। बेसिकली होता क्या है कि अभी पूरा दिन में मैं ये जो क्लास करती हूँ स्टार्ट, ये सुबह इसको रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसके बाद इसी सिस्टम पर जिस पे इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ 3 to 4 आवर इसको रेंडरिंग में लग जाता है। देन उसके बाद इसको कंप्रेस करने में 2 घंटा जाता है, फिर उसको यूट्यूब पर डालने में जाता है 2 घंटा आई मीन लग जाता है। उसके बाद ये क्लास आपको मिलती है, फिर मैं आपके साथ बैठ के इस क्लास को कराती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम एक ही है मेरे पास, ये इसी में सारा काम होता है। तो मुझे टाइम कैसे भी करके एडजस्ट करना होगा, चाहे मैं रात में रिकॉर्ड करूँ चाहे कभी भी रिकॉर्ड करूँ, वो थोड़ा सा एक बार मेरे को एडजस्ट करना होगा। आई विल ट्राई कि मंडे से आपकी क्लास इनकम टैक्स की स्टार्ट हो जाए। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको जो इनकम टैक्स मैं पढ़ाऊंगी वो ICAI के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाऊंगी। तो आप अपना ICAI का स्टडी मटेरियल अपने पास रखना, अगर वो आपके पास ना हो तो साइट पे अवेलेबल है। ठीक है जी मैम, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो देखो कल हम कर रहे थे सेक्शन नंबर 18 राइट। कल मैं आपके साथ प्रीमियर पर नहीं थी, वो प्रीमियर नहीं लग पाया था, उसमें इश्यूज आ रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तो आपने कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल हम यहाँ पर एक बार रिवीजन करेंगे। मैंने आपको सेक्शन नंबर 18 कराया। मैंने आपको बोला कि आप एक टैक्सेबल पर्सन थे, आप नॉर्मल कंडीशन में सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अपना क्रेडिट ले लेते थे। लेकिन जब आप पर स्पेशल स्पेशल सर्कमस्टांसेस आएंगी तो क्या आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? जी आपको क्रेडिट बिल्कुल मिलेगा। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगी तब भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन सी होंगी? वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस मैंने आपको पढ़ाई कि क्रेडिट अवेल करने के लिए 4 स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगी। जब आपको क्रेडिट पहले नहीं मिलता था बट अब मिलेगा। सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको टोटल 4 क्लॉज कराए। क्लॉज ए, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। जी मैम आपने 4 क्लॉज कराए। क्लॉज ए में हमने क्या पढ़ा कि पहले आप अनरजिस्टर्ड डीलर होते हो। जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर होते हो तो आपको किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन फिर क्या होता है, आपकी जो टर्नओवर होती है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, और जब आपकी टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है। तो जब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था तो क्या हो गया, अब आपको आईटीसी मिलना शुरू हो गया। तो लॉ मेकर ने बोला था कि जितने भी आपके इनपुट्स अनसोल्ड रह गए हैं
जितने भी आपके इनपुट्स अनसोल्ड रह गए हैं, जिन पर आप परचेज करते टाइम टैक्स पे करके आए थे लेकिन वो अब अनसोल्ड हैं और अब आप एक रजिस्टर्ड पर्सन बन चुके हो, तो उतना अनसोल्ड पोर्शन पर, अनसोल्ड मटेरियल पर हम आपको आईटीसी दे देंगे। सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स पर। हम आपको कैपिटल गुड्स पर कोई आईटीसी नहीं देंगे। कैपिटल गुड्स के आईटीसी की बात हमसे मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स पर हम आपको आईटीसी देंगे। सेम पूरा केस हमने पढ़ा कि जब आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आते हो लेकिन वॉलंटरली आते हो, अपनी इच्छा से आते हो, लॉ आपको नहीं बोल रहा, आपने कोई टर्नओवर क्रॉस नहीं की, लेकिन आपका मन कर रहा है कि हमको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो भगवान जी का नाम बोल के कि अब तो रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, सेम बातें लगेंगी जो अभी हमने क्लॉज ए में पढ़ी। मतलब कि मैम आप यही तो बोलना चाहते हो कि जब ये अनरजिस्टर्ड था तो जितने भी इसके इनपुट्स थे, उन इनपुट्स का जितना भी अनसोल्ड स्टॉक इसके अकाउंट में बचा होगा उन सब पर इसको क्रेडिट मिल जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चों, मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप तो बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ गए। यही बोलना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में भी आपको कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये वाली सिचुएशन में भी सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट्स का ही क्रेडिट मिलेगा। क्लॉज ए हो गया, क्लॉज बी हो गया। अब बात आती है क्लॉज सी एंड क्लॉज डी की। क्लॉज सी में हमने पढ़ा था कि पहले आप थे कंपोजिट डीलर, मतलब आप जीएसटी में तो रजिस्टर्ड थे बट आप एज अ कंपोजिट डीलर रजिस्टर्ड थे। जब आप एज अ कंपोजिट डीलर रजिस्टर्ड होते हो तो लॉ में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन आप कंपोजिट डीलर से किस में आ गए, नॉर्मल डीलर में। आप नॉर्मल डीलर में आ गए, मतलब कि नॉर्मल स्कीम में आ गए। तो जब आप नॉर्मल स्कीम में आते हो तो आपको आईटीसी मिलना शुरू हो जाता है। तो मैम इसका मतलब क्या अब हमको आईटीसी मिलेगा? जी अब आपको पक्का पक्का पूरा पूरा आईटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है देखो जी देखो, जितना भी इनपुट्स था ना, जितना भी इनपुट्स था, जितने उस इनपुट्स के यूनिट्स अनसोल्ड रह गए हैं उन सबका तू आईटीसी ले ले, उन सबका तू आईटीसी ले ले, और जो कैपिटल गुड्स थे उसका भी तुमको आईटीसी मिलेगा। यानी कि जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो तो आपको इनपुट्स का तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे क्लॉज ए और क्लॉज बी में मिल रहा था, लेकिन क्लॉज सी में आपको कैपिटल गुड्स का भी ये लोग आईटीसी देंगे। मैम वो कैसे देंगे? क्या पूरा का पूरा आईटीसी दे देंगे? नो, इन्होंने कहा कि हम रिड्यूस्ड आईटीसी देंगे, यानी कि जब आपने मशीन परचेज की थी उस दिन से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आप वैल्यू रिड्यूस कर देना आईटीसी की, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उतना आप आईटीसी हमसे ले लेना। फिर इसके बाद हमने किया था क्लॉज डी। क्लॉज डी में हमने क्या पढ़ा था कि पहले आप एग्जाम सप्लाई दे रहे थे, फिर आप कैसी सप्लाई देते हो, टैक्सेबल। तो जब आप एग्जाम सप्लाई दे रहे थे तो उस केस में क्या होता था कि आप कोई भी आईटीसी नहीं लेते थे, लेकिन जब आप एग्जाम से टैक्सेबल में आए तो फिर आपको आईटीसी मिलना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट इसमें बोलती है कि देखो पहले जितने भी इनपुट्स थे सबका क्रेडिट आप अब ले लो। कितने इनपुट्स का लोगे? जितने इनपुट्स आपके अनसोल्ड बचे हैं। मतलब मैम इनपुट का क्रेडिट क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी चारों में मिलता है। जी हाँ चारों में मिलता है। मैम इनपुट का क्रेडिट चारों के अंदर अनसोल्ड यूनिट्स पर मिलता है। जी हाँ चारों के अंदर अनसोल्ड यूनिट्स पर ही मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल गुड्स की। एग्जाम से जब आप टैक्सेबल में आए थे तो आपको गवर्नमेंट बोलती है कि हम कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट दे देंगे, और वो क्रेडिट बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे क्लॉज सी में मिलता था। मतलब कि जो भी आपका कैपिटल एसेट था उस पर टोटल आपका जितना आईटीसी बनता था उस आईटीसी को आप 5% पर क्वार्टर से रिड्यूस्ड कर दीजिए। जितने पीरियड आपने एसेट को यूज किया था पुराने वाली चीज में, मतलब कि जब आप एग्जाम सप्लाई के डीलर थे तो कितने पीरियड के लिए आपने उस एसेट को यूज किया था, जितने पीरियड के लिए यूज किया था उस पूरे पीरियड के लिए 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फुल आईटीसी में से रिड्यूस्ड कर दो। तो जो बचा कुचा आईटीसी था, जो बचा कुचा आईटीसी था उस पूरे बचे कुचे आईटीसी का हम आपको क्रेडिट दे देंगे। मैम मतलब कि कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है वो क्लॉज ए में नहीं मिलता, क्लॉज बी में नहीं मिलता,
क्लॉज सी और क्लॉज डी में मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, क्लॉज सी और क्लॉज डी में मिलता है। मैम क्लॉज सी और क्लॉज डी में जो मिलने का जो तरीका है वो भी तो सेम ही है। जी हाँ, तरीका भी बिल्कुल सेम है। टोटल आईटीसी में से 5% आपको रिड्यूस्ड करना है। मैं यहाँ पर एक समरी सी लिख रही हूँ, आप सब लिखना चाहो तो मेरे साथ लिख लेना, नोट्स में वो नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर एक समरी लिख रही हूँ। हमने क्या पढ़ा? क्लॉज ए पढ़ा, क्लॉज बी पढ़ा, क्लॉज सी पढ़ा, क्लॉज डी पढ़ा। ठीक है जी, सभी मैसेज करिएगा मुझको। जो मैसेज करोगे, जो बच्चा मैसेज कर करके पढ़ेगा उसको एग्जाम में ICAI और ICMAI सबसे 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 ज़्यादा नंबर दे देगा। चलो क्लॉज ए में आपने क्या पढ़ा? जल्दी जल्दी मैसेज करो, जल्दी 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 जल्दी। मैम क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा था? हम भूल जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम भूल जाते हैं चीज़ें। कोई दवाई आती है क्या मैम ऐसी? अगर दवाई ववाई हो तो प्लीज़ बता दो, थोड़ा हम भी खा पी लिया करें और हम चीज़ें भूलें ना। तो एक ही दवाई है, उस टॉनिक का नाम है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। मैं पढ़ाती हूँ, घर जाके पढ़ो, मैं आके पढ़ाती हूँ, मेरे साथ पढ़ो, बार 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 पढ़ो। ठीक है जी, समझ आ गया? जी जी मैम, ये दवाई तो कॉमन है, हमको स्पेशल दवाइयाँ असर करती हैं। चलो आप थे पहले एक क्लॉज ए में, बताओ जल्दी बताओ। अब क्लॉज ए में मैम आपने पढ़ाया था अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में क्यों जा रहे थे? शौक चढ़ रहा था क्या? मन कर रहा था क्या? नो 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 नो, टर्न ओवर की जो लिमिट थी ना वो क्रॉस हो गई थी। ठीक है जी, बताइए क्लॉज बी में क्या हुआ था? मैम क्लॉज बी में भी हम अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में गए थे। बताइए क्यों गए थे? मैम आपने बताया था उसका मन कर रहा था, उसको शौक चढ़ रहा था। जी हाँ, वॉलेंट्रली गए थे। फिर बताइए क्लॉज सी में क्या हुआ था? मैम क्लॉज सी में ना वो कंपोजिट डीलर था, लेकिन उसका मन किया, उसको शौक लगा, या फिर उसको ऑफिसर ने बोल दिया होगा, या फिर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई होगी, तो वो कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में चला गया। फिर बताइए कि क्लॉज डी में हमने क्या पढ़ा? मैम क्लॉज डी में हमने पढ़ा था कि मैम हाँ याद आया कि वो कोई एग्जैम्प्ट डीलर था। आई मीन वो कुछ ऐसे गुड्स सोल्ड करता था जो कि पहले एग्जैम्प्ट हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाली और आज की डेट में उसके जो गुड्स है ना वो टैक्सेबल हो गए। अब वो एग्जैम्प्ट से ना टैक्सेबल में चला गया मैम, टैक्सेबल में। तो पता है फिर क्या होगा? जब वो एग्जाम से टैक्सेबल में जाएगा ना तो क्लॉज नंबर डी लग जाएगा। ठीक है जी, आप सबने एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर दे दिया। अब बताइए क्लॉज ए के अंदर जो क्रेडिट मिलता है वो किस किस चीज का मिलता है? सिर्फ इनपुट का मिलता है या फिर इनपुट एंड कैपिटल गुड्स दोनों का मिलता है? मैसेज कर लो। मैम आप ना मज़ा ख़राब कर देते हो, हम तो मूवी हॉल का मज़ा लेते हैं, बिल्कुल हाथ पैर एकदम बांध के बैठ जाते हैं और फ़ोन एकदम सामने 90 डिग्री के एंगल पे लगा के लेट भी जाते हैं कभी कभी। तो फिर आप बोलते हो टाइप करो, तो हमें उठना पड़ता है। टाइप कर लो। चलो इस केस में जो आपको क्रेडिट मिलेगा, जल्दी से मैसेज करो मैम, इनपुट्स का क्रेडिट मिलेगा। वेरी वेरी गुड। फिर बताइए क्लॉज बी में किसका क्रेडिट मिलेगा? मैम इनपुट्स का क्रेडिट मिलेगा। क्लॉज सी में बताओ जल्दी से मैम। क्लॉज सी में इनपुट का भी मिलेगा प्लस कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा यहाँ तो। और मैम पता है आपको क्लॉज डी में ना इनपुट्स का भी मिल जाता है और कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है। जी एकदम सही सही आप सबने मेरे को आंसर दे दिया। अब देखो इतनी सी बातें पढ़ी, ठीक है मैम बिल्कुल सही बात, इतनी सी बातें अभी तक हमने पढ़ी। ये समरी आप सब बना लेना। मैंने नोट्स में नहीं बनाई। कितना नोट्स में बना के दूं बताओ? कितना दूं नोट्स में? कुछ चीज़ें मेरा तो पता है मानना है, जो मैं नोट्स बनाती हूँ ना वो भी आप अपने हाथ से बनाओ। मैं क्लास में भी वही करती थी। मैंने आपको नोट्स बहुत रेयर दिया था, बुक वाले कंटेंट का दिया होगा, अदरवाइज मैं हाथ से ही बनवाती थी। बट अभी कुछ लिमिटेशंस है और वो मैटर बहुत ज़्यादा था,
तो मुझे लगता भी नहीं था। आप हाथ से नोट करो, ठीक है, एक जगह मिल गया, अच्छी अच्छी राइटिंग में मिल गया। ठीक है मैम, हमसे पूछो अच्छी राइटिंग है या कैसी है, हम बताएंगे। चलो, इनपुट के केस में आप मुझे बताइए कि जो आपको क्रेडिट मिलता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैम, इनपुट पर जो क्रेडिट मिलता है ना, वो जितनी भी अनसोल्ड यूनिट्स होती हैं स्टॉक में अनसोल्ड, उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। प्रोपोर्शनेट अनसोल्ड के बेसिस पर कर दिया जाता है। क्लॉज बी के अंदर बताइए मैम, यहाँ पर भी सेम होता है, अनसोल्ड के बेसिस पे किया जाता है। जल्दी से मैसेज करो और क्लॉज सी में बताओ, क्या क्लॉज सी में 5% पर क्वार्टर रिड्यूस कर दूं इनपुट के केस में? कैसी कैसी बातें कर रहे हो मैम, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो हमसे? मत करो मत करो, मैं कैसी कैसी बातें नहीं कर रही, आप कैसी कैसी बातें एग्जाम में ना करके आओ, इस वजह से अभी बता रही हूँ। तो देखो, इनपुट के केस में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं वो किसके क्रेडिट की बात कर रहे हैं? इनपुट्स की। तो यहाँ पर भी अनसोल्ड की जो आपकी यूनिट्स होती है उसी के बेसिस पर मिलता है, और यहाँ पर भी जो आपकी यूनिट्स अनसोल्ड होती हैं उसी के बेसिस पर मिलता है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए, मैसेज कीजिए। मैम, कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट होता है वो क्लॉज ए में हम बताएंगे कैसे मिलता है। चलो बताओ, क्लॉज ए में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे मिलेगा? जिसने भी बताया होगा प्लीज प्लीज प्लीज, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ध्यान से पढ़ा करो। क्रेडिट के कैपिटल गुड्स के केस में क्लॉज नंबर ए में तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है, नो क्रेडिट। यहाँ तो गवर्नमेंट क्रेडिट देती ही नहीं, क्रेडिट यहाँ पर किस पे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स पे। क्लॉज बी में भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लॉज सी में बताओ, जो आपको कैपिटल गुड्स पर क्रेडिट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? मैम, टोटल क्रेडिट में से रिड्यूस कर देंगे 5% पर क्वार्टर, और पार्ट देयर ऑफ जितना भी पीरियड हमने एसेट को यूज किया होगा ना, उस वाले पीरियड में, कंपोजिट डीलर वाले पीरियड में, उतने पोर्शन का हम 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर बताइए क्लॉज डी में। मैम सेम है, सेम, बिल्कुल सेम, आप लिख दो सेम, मतलब कि यहाँ पर भी आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करना होगा। वेरी वेरी गुड। चलो, अब इसी के साथ मेरा सब सेक्शन 1 पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन इसको खत्म करने से पहले मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, बताओ वो रूल नंबर क्या था? बताओ वो रूल नंबर क्या था? मैम, रूल नंबर जो था वो था क्या आपने बताया था? तुम भूल जाते हैं, बीमारी सुधरती नहीं है हमारी। रूल नंबर 40 कराया था मैम आपने। रूल नंबर 40 सेक्शन 18 जब आप पढ़ोगे, यानी कि सबसेक्शन 1 पढ़ोगे, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 40 लगेगा। तो रूल नंबर 40 क्या बोलता है? देखो जी, आप सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर जो 4 क्लॉजेज है ना, उनमें क्रेडिट तो अवेल कर लो, लेकिन क्रेडिट अवेल करने का जो प्रोसीजर होगा वो कहाँ पर बताया गया है? रूल नंबर 40 में। प्रोसीजर बोले तो कि आपको कैसे अवेल करना है, कौन सा फॉर्म फिल करोगे, उस फॉर्म पर कौन साइन करेगा, वो फॉर्म आपको कितने दिन तक गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं रूल नंबर 40 में। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई भी थी। एक मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रूल नंबर 40 की सबसे पहली बात कि आपको क्या देना होता था? एक डिक्लेरेशन आपको देनी होती थी। वो डिक्लेरेशन आप एक कैसे फॉर्म में देते थे? जीएसटी का जो पोर्टल है जिसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं, वहां पर आप जाते थे और GST ITC, जल्दी से मैसेज करो, कौन सा फॉर्म होता था? 01, ये फॉर्म आप फिल कर देते थे। ठीक है जी मैम, बिल्कुल यही बात आपने बताई थी। ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, इसमें जो भी आप टोटल ITC क्लेम कर रहे हो, चाहे वो CGST वाला हो, चाहे वो SGST वाला हो, चाहे वो UTGST वाला हो,
चाहे वो IGST वाला हो, अगर सबका एग्रीगेट 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आपको उस पे साइन कराना होता है। किसका साइन कराना होता है? CA का साइन कराना होता है और CMA का साइन कराना होता है। आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का आपको साइन कराना होता है। ठीक है जी मैम, मतलब मैम हम साइन करेंगे क्या? जी हाँ, जिस दिन आप बन जाओगे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आप ही को साइन करना पड़ेगा। मैम फ्री में करते हैं क्या ये वाले साइन? CA और कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद आप मेरे को बता देना कि आप एक सिंगल साइन भी कहीं फ्री में करते हो तो मिलेंगे ना। CA जब आप बन जाओगे, CMA बन जाओगे तो हम फिर से एक बार बातें करेंगे। फिर आप मुझे बता देना कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट फ्री में साइन कर रहे हो। चलिए, इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम इतनी बात तो हमको समझ आ गई। मेन बातें बता रही हूँ यहाँ पर। पहली बात समझ आ गई, दूसरी बात आपको समझ आ गई। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने मैम ये जो डिक्लेरेशन वाली बात तो आपने बता दी कि एक डिक्लेरेशन आपको फाइल करनी होती है। डिक्लेरेशन की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको CA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का साइन लगवाना होता है। लेकिन अगर अप टू 2 लाख रुपए तक की वैल्यू है तो फिर साइन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो सेल्फ अटेस्टेशन ही बहुत है, फिर तो सेल्फ अटेस्टेशन से ही काम हो जाएगा। चलिए अब वापस आ जाइए, मैं आपको एक बार रूल दिखा देती हूँ। जो मेन बात थी हम सारा रिवीजन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सबसेक्शन। चलिए, हमने सारा रिवीजन किया, बस एक सबसेक्शन रहता है हमारा, सबसेक्शन नंबर 2। ये अभी करते हैं। एक बार आप दर्शन कर लो ना इस रूल के, जो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया। कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? देखो, हाँ ये वाला आपने पॉइंट कर लिया कि आपको GST ITC 01 फाइल करना होता है। फिर आपको मैंने पॉइंट कराया कि वैल्यू अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको उस वाली डिक्लेरेशन को सर्टिफाई कराना होता है। किसके थ्रू सर्टिफाई कराना होता है? या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा आपको उसको सर्टिफाई कराना होता है। ये जो डिक्लेरेशन जो है हमारी GST और ITC 01, नंबर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रह जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिक्लेरेशन आपको विद इन 30 डेज आपको सबमिट करनी होगी। विद इन 30 डेज आपको सबमिट करनी होती है। इस डिक्लेरेशन में आप सारी डिटेल दिखाते हो कि आपका कौन से वाला गुड्स है, कौन से वाला इनपुट है जिस पर आप क्रेडिट ले रहे हो। इसके बाद एक और सबसेक्शन सुन लो जरा, सबसेक्शन 2। ये जो सबसेक्शन 2 है ये 18 के साथ ही है। जैसे कि जब आप 18 सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो रूल कौन सा पढ़ोगे? जल्दी मैसेज करो, रूल नंबर 40। और प्लस में आपको 18(2) भी पढ़ना पड़ेगा। 18(2) क्या बोलता है कि आप ITC तो अवेल कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ITC तो अवेल कर रहे हो। ये जो आप ITC अवेल कर रहे हो ना, क्यों अवेल कर रहे हो? क्योंकि आप नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आ गए, कंपोजिशन से नॉर्मल में आ गए, एग्जाम से टैक्सेबल में आ गए, तो अब आपको ITC गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन ये ITC जो आप अवेल कर रहे हो, जिन इनवॉइसेस पे अवेल कर रहे हो, वो इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आज की डेट में आज आप क्रेडिट अवेल करने जा रहे हो और वो इनवॉइस अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो हम आपको क्रेडिट उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में नहीं देंगे। तो ये बात गवर्नमेंट ने लिख दी थी सबसेक्शन 2 में। आई होप ऑल दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए आप सभी मेरे साथ नेक्स्ट सबसेक्शन पर। मैम नेक्स्ट बोले तो अब आपने देखो 18(1) पढ़ लिया, 18(2) पढ़ लिया और आपने रूल 40 पढ़ लिया। इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 18 सबसेक्शन 4, इसके बाद हम पढ़ेंगे 18 सबसेक्शन 6 और उसके बाद हम पढ़ेंगे 18 सबसेक्शन 3। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 18(4) में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक
मैं आपको जो 18(1) पढ़ा रही थी वो आपको क्या बताता था, वो बताता था आपको आईटीसी अवेलमेंट की बातें, कि किस किस सिचुएशन में आपको आईटीसी अवेल करना होगा, आप आईटीसी अवेल करने के हकदार हो। लेकिन 18 सबसेक्शन 4 बताएगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा, जहां पर आपको आईटीसी क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने दो सिचुएशन आएंगी। कौन सी दो सिचुएशन आएंगी समझो। पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस सिचुएशन आपको समझनी है और हल्का फुल्का सा चेंज है। मान लो पहले आप थे नॉर्मल डीलर, नॉर्मल स्कीम में थे आप, नॉर्मल स्कीम में थे। जब आप एक नॉर्मल स्कीम में होते हो तो आप सब मुझे बताइए, क्या आपको आईटीसी मिलता था? बताइए, मैसेज कीजिए। यस मैम, जब हम नॉर्मल स्कीम में होते हैं ना, आई मीन जब हम नॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट हमको आईटीसी देती है। क्या हमको आउटपुट टैक्स पे करना होता था? जी मैम, हमको आउटपुट टैक्स भी पे करना होता था। अब आप नॉर्मल स्कीम के बाद आप सोच रहे हो यार ये नॉर्मल स्कीम ना बहुत सरदर्दी वाली चीज़ है, इसमें ना बार बार हर महीने रिटर्न भरो, हर महीने आईटीसी की कंप्यूटेशन करो, आउटपुट टैक्स अलग से अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरो। छोड़ो इस झंझट को, आज ही हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्कीम को त्याग देते हैं, आज ही हम कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। फिर एक डेट ऐसी आई कि जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए, तो आप नॉर्मल स्कीम से किस में आ गए, आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए। तो अब सभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि जब आप नॉर्मल स्कीम में होते थे तो आपको आईटीसी मिलता था, आउटपुट टैक्स आपको भरना पड़ता था। क्या कंपोजिशन स्कीम में कोई आपको आईटीसी मिलता है? नो मैम, कंपोजिशन स्कीम में हमको आईटीसी नहीं मिलता। आउटपुट टैक्स हम अपनी पॉकेट से भरते हैं, 1 और 5% भरते हैं, वो बात हमें याद है, लेकिन कोई भी आईटीसी क्लेम करने के हम हकदार नहीं होते। ठीक है जी, आपने इतना बताया ना, वही मेरे लिए बहुत है। अब सुनो, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास कुछ इनपुट्स होगा या नहीं होगा। आपने सपोज करो 10,000 यूनिट्स परचेज कर रखे थे, तो जो आपने 10,000 यूनिट्स परचेज किए थे उस 10,000 यूनिट पर आपने यहाँ पर टैक्स भरा होगा कि नहीं भरा होगा। परचेज पर जो टैक्स भरा होगा वो कौन सा टैक्स होगा, आपका इनपुट टैक्स। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपने 10,000 यूनिट परचेज किए थे, ये 4,000 यूनिट्स तो आपके बिक गए, लेकिन 6,000 यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े रह गए। तो यहाँ पर भी तो एक दिन पहले वाली जो शाम होगी उस शाम का कुछ ना कुछ तो अनसोल्ड स्टॉक होगा। जी मैम, बिल्कुल होगा। तो ये देखो, यहाँ पर आपको क्रेडिट मिलता था, लेकिन उसमें से 6,000 यूनिट्स यहाँ पर आ गए। लेकिन आपने क्या किया, इनपुट्स जब परचेज किए होंगे तो ये 10,000 यूनिट्स पर आपने क्रेडिट ले लिया होगा कि नहीं ले लिया होगा। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो क्रेडिट लेके बैठे होंगे, हम वेट थोड़ी करते हैं कि कब कस्टमर आएगा, कब सेल होगा, कब हम आईटीसी ले। हम तो परचेज के साथ ही अपना आईटीसी अपनी पॉकेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप सब मुझे बताइए, इतनी सिचुएशन के अंदर आपने कितनी यूनिट्स पर क्रेडिट लिया होगा। मैम, पूरी की पूरी 10,000 यूनिट्स पर हम क्रेडिट ले चुके होंगे। लेकिन अब क्या हुआ, आपके स्टॉक में 6,000 यूनिट्स बच गई, लेकिन 6,000 यूनिट्स पर आप यहाँ पर क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो? जी मैम, ले चुके हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो, ये जो 6,000 यूनिट्स थे जिस पर आप क्रेडिट ले चुके थे, उन 6,000 यूनिट्स पर क्रेडिट का आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी क्रेडिट यहाँ पर लेके बैठे हुए हो। अब आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए हो, आप क्रेडिट के हकदार नहीं हो, तो क्यों आपको क्रेडिट मिलना चाहिए? आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप जो क्रेडिट लेके बैठे हो उसका क्रेडिट का हमको रिवर्सल दो। अगर कुछ इनपुट्स बचा हुआ है तो बिक गया, कोई टेंशन नहीं है, अगर बचा हुआ है तो हमको रिवर्सल चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में रिवर्सल करना होगा। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। मैम, रिवर्सल कैसे होगा? आई मीन करने का कोई डिफरेंट तरीका होगा या फिर हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे 18 सबसेक्शन 1 में कैलकुलेट करते थे? जी बिल्कुल वही तरीका है, आपको बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आप 18 सबसेक्शन 1 में कैलकुलेट करते थे। मतलब कि टोटल आईटीसी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स
इनटू में रिमेनिंग यूनिट्स, मतलब कि जो आपकी अनसोल्ड यूनिट्स हैं उससे इनटू कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी आ जाएगा, जो कि आपको रिवर्सल करना है। अब देखो इनपुट का तो बिल्कुल सेम है, आपको समझ आ गया रिवर्सल क्यों करना है, ये बात भी समझ आ गई। अब है कैपिटल गुड्स। अब बात आती है कैपिटल गुड्स की। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपने कैपिटल गुड्स पहले खरीदा था जब आप नॉर्मल स्कीम में थे, मान लो उसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपए और उस टाइम आपने 18,000 रुपए का जीएसटी भरा था, तो ये 18,000 रुपए का जब आपने खरीदा था तभी के तभी आईटीसी लिया होगा या नहीं लिया होगा, मैसेज करो, मैसेज कर दिया करो, मैसेज करते रहना है, क्योंकि मैसेज करोगे तो आप एक्टिव रह के पढ़ोगे और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन अपना 1 घंटा 2 घंटा दे रही हूँ, फिर से अपना टाइम यहाँ पर दे रही हूँ, तो आप उस चीज़ का फुल यूटिलाइज्ड कर रहे हो। राइट जी मैम, बिल्कुल राइट, तो मैसेज करो। अब देखो हुआ क्या, ये आपने 18,000 रुपए का जीएसटी भरा होगा या नहीं भरा होगा जब आपने ये कैपिटल गुड्स परचेज किया था, तो जी मैम भरा होगा। तो अब ये जो कैपिटल गुड्स हैं, जब आप कंपोजिट डीलर में आ गए तब भी आपके स्टॉक में पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा ये वाली मशीनरी? जी मैम बिल्कुल पड़ी होगी, क्यों नहीं पड़ी होगी, मशीन निकाल के फेंक थोड़ी ना देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अब हम कंपोजिट स्कीम में आ गए हैं, मशीन थोड़ी ना निकाल के फेंक देंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप ऑलरेडी 18,000 का आईटीसी ले चुके हो, लेकिन अब आपको आउटपुट टैक्स नहीं मिलेगा, तो आपने ये जो 18,000 का ऑलरेडी आईटीसी ले रखा है, इसमें से जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है जी मैम, ये तो पुरानी बातें सब आप बोले जा रहे हो, बिल्कुल पुरानी बातें बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैम एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया। जी पूछिए मैम, ये जो रिवर्सल कैलकुलेट की जाएगी क्या यहाँ पर भी तरीका सेम रहेगा? नहीं, यहाँ पर कैपिटल गुड्स की रिवर्सल कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो गया। वहाँ पर कैपिटल गुड्स की रिवर्सल करने का तरीका कौन से रूल में था बताओ? रूल नंबर 40 में था। यहाँ पर रूल नंबर 44 बताता है कि कैसे कैलकुलेट होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो आप सभी जानते हो एक जो एसेट होती है उसकी जीएसटी लॉ में लाइफ कितनी होती है मैम? 5 ईयर होती है जी, 5 ईयर। 5 ईयर को हम मंथ्स में डिवाइड कर दे तो हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं? 60 मंथ्स। ठीक है, तो लॉ बोलता है कि जितना भी आपका टोटल आईटीसी बनता था उसको टोटल लाइफ से डिवाइड कर दो, और जो भी रिमेनिंग लाइफ है, जो भी रिमेनिंग लाइफ बची हुई है उससे इनटू कर दो, तो आपके पास उतना आईटीसी निकल के आ जाएगा जो कि रिमेनिंग पार्ट से बिलोंग करता है। जी मैम बिल्कुल आ जाएगा। तो जो आईटीसी आपका रिमेनिंग पार्ट से बिलोंग करता है उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, और सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। ठीक है जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई कि हमको रिवर्सल तो करना है, इनपुट का भी करना है और कैपिटल गुड्स का भी करना है। इनपुट का रिवर्सल वैसे ही होगा जो कि हमारे अनसोल्ड यूनिट्स हैं उस पर हो जाएगा, लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स का रिवर्सल करेंगे मैम, तो कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सल होगा वो रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पर होगा। हमें देखना होगा टोटल आईटीसी इतना है, टोटल लाइफ इतनी है, और जितनी लाइफ उसकी रिमेनिंग बची होगी उससे हम इनटू कर देंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई ना? अरे मैम पक्की पक्की बात समझ आ गई, कोई डाउट ही नहीं बचा आज तो। हमने कल आपको बोला था ना मैम कि हम वेट कर रहे हैं नया सेक्शन स्टार्ट हो, हम इतिहास रचेंगे, बस आज हमको लग रहा है कि अब हमने रच दिया। चलो देखो, ये जो मैंने आपको केस कराया, ये जो केस मैंने आपको कराया, ये किसका कराया था कि आप नॉर्मल स्कीम से एक कंपोजिट स्कीम में गए थे। ठीक है, नॉर्मल स्कीम से किस में गए थे? कंपोजिट स्कीम में। यहाँ पर बस 2 ही केस हैं, सिर्फ 2 ही केस हैं। एक में तो आप नॉर्मल से कंपोजिट में गए थे, एक केस क्या है आपका, केस सुन लो, बाकी सब तो अब आपको आता है। एक केस है कि आप थे पहले टैक्सेबल गुड्स के डीलर,
आप जिन गुड्स की डील करते थे वो गुड्स थे टैक्सेबल, लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया और गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में बोल दिया कि आज से ये गुड्स एग्जैम्प्ट हो गए हैं। एक सॉन्ग है ना, आज से तेरी खुशियाँ मेरी हो गई, ऐसे करके। मुझे सॉन्ग वॉन्ग ऐसे खैर नहीं आते हैं, तो मैं हमेशा गलत कर देती हूँ, लिरिक्स वगैरह मुझे कुछ नहीं आता ये सॉन्ग वगैरह का। तो पर हाँ, ऐसा कोई सॉन्ग है जो मैंने सुना है कि आज से तेरा घर मेरा हो गया भला भला। तो ऐसे ही था कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो तेरे टैक्सेबल गुड्स थे ना, आज से हम उनको एग्जैम्प्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो टैक्सेबल गुड्स थे वो कैसे हो गए, अब एग्जैम्प्ट हो गए। ये जो पीरियड था, इतना पीरियड, बताइए इस वाले पीरियड में क्या ये टैक्सेबल पर्सन जो टैक्सेबल गुड्स की सेल कर रहे थे, क्या इनको आईटीसी मिलता होगा? जी बिल्कुल मिलता होगा, जी बिल्कुल मिलता होगा। इस वाले पीरियड में बताइए, क्या एग्जैम्प्ट वाले पीरियड में क्या अब इनको आईटीसी मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? क्या काम कर रहे हैं? नहीं मिलना चाहिए, ये तो एग्जाम सप्लाई के डीलर है, इनको क्यों आईटीसी मिलेगा? इनको कोई आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलना चाहिए मैम, सीधी सी बात है। वेरी वेरी गुड। चलो अब देखो, सेम है, जब ये वाली सिचुएशन थी तो इन्होंने क्या परचेज किया होगा, यहाँ पर कुछ इनपुट्स लिए होंगे। तो लॉ मेकर बोलता है देखो जी देखो, जब आप एक टैक्सेबल पर्सन थे तो जो आपने जितने भी इनपुट्स लिए थे वो अगर अनसोल्ड बच गए हैं ना, तो जितनी यूनिट्स अनसोल्ड बची हैं हम उसको आपका आईटीसी दे देंगे। जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किए थे तो हम सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती से एक वर्ड बोल दिया है। आईटीसी दे नहीं देंगे, आईटीसी ले लेंगे, आईटीसी रिवर्स कर देंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, अब सब सही है। आपने जो भी यहाँ पर इनपुट्स लिए थे उन इनपुट्स पर आपने आईटीसी ले लिया होगा कि नहीं ले लिया होगा? जी मैम बिल्कुल ले लिया होगा। जब हमने इनपुट्स परचेज किए होंगे तो हमने इनपुट टैक्स भरा होगा, उस इनपुट टैक्स का हमने तभी के तभी आईटीसी ले लिया होगा। लेकिन उसमें से कुछ आपके अनसोल्ड यूनिट्स बच गए, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जितने अनसोल्ड यूनिट्स बच गए उसका प्रोपोर्शनेट निकाल के आप हमको रिवर्स कर दो। सिमिलरली कैपिटल गुड्स, अगर आप कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया था और उसमें भी आपने आईटीसी ले लिया होगा, लेकिन कोई कैपिटल गुड्स आपका इस वाले पीरियड में आ रहा है जिसका आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हो, तो उसका आईटीसी हमको रिवर्स कर दो। मैम यहाँ पर रिवर्स कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे रूल नंबर 44 में होता था, रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पर। रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पर मतलब कि जितने भी आपने आईटीसी लिया था उसको टोटल लाइफ से डिवाइड कर देना, फिर जितनी आपकी रिमेनिंग लाइफ बची हुई है उससे इंटू कर देना, तो आपके पास रिमेनिंग लाइफ का आईटीसी आ जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी क्लेम करके बैठे हो, बट अब आप उसको रिवर्स कर देना। बात समझ आई कि नहीं? जी 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 मैम, पक्की बात समझ आ गई, अब तो मजा आ गया। अब देखो, क्या इसमें कोई प्रोसीजरल पार्ट नहीं है क्या मैम? जैसे कि वहां पे था कि आपको आईटीसी 01 फॉर्म भरना पड़ता था, सीए मतलब कि मैम हमारे अभी हम बनने वाले हैं ना, हमारे सीए कॉस्ट अकाउंटेंट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साइन लेने होते थे। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्या मैम? क्या मैम हम यहाँ पर अपनी इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे क्या? तो बताइए प्लीज, जल्दी बताइए, हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर सीए के साइन होंगे कि नहीं होंगे, सीएमए वाले कॉस्ट अकाउंटेंट के साइन होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, यहाँ पर क्या प्रोसीजरल पार्ट रहेगा, टाइम लिमिटेशन क्या रहेंगी, ये जो हम फॉर्म यहाँ पर भरेंगे उसको कितने टाइम में भरा जाएगा, ये सारी बात अब आप हमको बताइए। तो देखो जी देखो, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा जल्दी बताओ मैम? रूल नंबर लगेगा यहाँ पर 44। तो रूल नंबर 44 बोलता है कि जो आपको फॉर्म भरना होगा उस फॉर्म का नाम होगा GST ITC 03। ओके जी ओके, बात तो समझ आ गई, ठीक है। फिर एक बात और लिख गई इस रूल में, जो कि ये है कि ये जो आप फॉर्म भर रहे हो इस पे कोई भी डिक्लेरेशन की आवश्यकता आपको नहीं है।
कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए। मैम मतलब यहाँ से हमको कुछ पैसा नहीं मिलेगा ना? हाँ बस हो गया, अब सारा मूड खराब हो गया, मतलब हम यहाँ से पैसा ही नहीं कमा सकते हैं। क्या जाता लॉ मेकर का एक लाइन लिख देता, क्या जाता कि लिख देता करवाओ इसको, क्यों नहीं करवा रहे हो, करवाओ ना इसको सर्टिफाइड सीए से, सीएमए से, हमको तो कुछ अर्निंग मिलता है एटलीस्ट। तो देखो ना गवर्नमेंट की अर्निंग कितनी लूज हो जाती। गवर्नमेंट यहाँ पर अपने आईटीसी का पैसा वापस मांग रही है। जब गवर्नमेंट कुछ वापस मांगती है ना तो गवर्नमेंट कहती है बस तू दे जा, तू बस दे जा, जल्दी से जल्दी दे जा, कैसे भी दे जा। वो दे जाएगा, वो ही बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट क्यों प्रूफ करवाए कि ये पैसा अच्छा है, बुरा है, कैसा है, डजंट मैटर फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू दे रहा है ना, रिवर्स कर रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट पहले अपना सोचेगी, आपका सोचेगी, बताओ मुझे। मैम सही बात है, गवर्नमेंट तो अपना ही सोचेगी, हमारा क्या सोचेगी जी। अब देखो गवर्नमेंट ने इस रूल में एक बात और बोली, मान लो आपके कोई इनवॉइसेस मिसिंग थे, आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की थी पहले, उस कैपिटल एसेट का इनवॉइस मिस हो गया, खो गया, तो अब आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट मैं आपका आईटीसी रिवर्स करना तो चाहता था बट मेरा इनवॉइस खो चुका है, तो मुझे ये ही नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी थी, मैंने उस पर कितना आईटीसी लिया, मुझे कुछ नहीं याद, बता गवर्नमेंट कि मैं तेरा आईटीसी तेरे को कैसे वापस करूं, बता ना। गवर्नमेंट बोल रही है टेंशन मत ले, जब हमको अपना पैसा वापस लेना है तो हम कोई ना कोई तेरे को रास्ता दे देंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है सुन इधर आ, तेरा इनवॉइस खो गया था ना, तू एक काम कर, जो मार्केट वैल्यू चल रही है उस वाली मशीनरी की वो पता कर ले कि आज की डेट में तेरी मशीनरी की वैल्यू क्या है। तू वो मशीन की वैल्यू पता कर और उस पर जीएसटी का रेट लगा के दे कि कितना जीएसटी बनता है, और जितना जीएसटी तेरा बनेगा ना उतना ही तू एज अ आईटीसी हमको रिवर्स कर दे। बात समझ आई कि नहीं? बात सुन के दिल को चोट तो पहुंची होगी कि मैम जब गवर्नमेंट अपना पैसा वापस मांगती है ना तो डॉक्यूमेंट नहीं होता ना, तब भी वो आपसे बोलती है कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पर अपना आईटीसी कैलकुलेट करो चलो, और मार्केट वैल्यू के बेसिस पर आईटीसी का पैसा मुझे भरो। अब देखो इतना ही नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है आप ये जो इनवॉइस खो चुके हो ना उसमें अब आपको तो पता नहीं था कि आप कितना आईटीसी मेरे को वापस दोगे, आपको तो नहीं पता, तो इसलिए आपने मार्केट वैल्यू का यूज किया। लेकिन ये जो मार्केट वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इसको आपको सर्टिफाई करवाना है कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से। बहुत ही बढ़िया बात बोल रहे जी मैम, आपने तो फिर से हमको एक अर्निंग सोर्स दिखा दिया, एक अर्निंग सोर्स आपने मैम हमको दिखा दिया फिर से कि हाँ अब हम और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये इनवॉइस आप खो चुके थे, जब आपने इनवॉइस खो दिया तो आपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। अब गवर्नमेंट बोलेगी हमें क्या पता लग रहा है, तू कहीं से 1 रुपये 2 रुपये वैल्यू लिख के ले आया, बोल देगा कि पूरी मशीन खत्म हो गई, मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा, कबाड़ी वाले को बेचना पड़ रहा है जो कि 5-10 रुपये की ले रहा है। हम कैसे मान ले? तो एक काम करो, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है उसको सीए या फिर सीएमए यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के लाओ। यहाँ पर ये वाले फॉर्म को आपको साइन नहीं कराना, सर्टिफाई नहीं कराना आईटीसी 03 को, लेकिन ये जो इनवॉइस का जो वैल्यू आपने डिसाइड किया है उसको सर्टिफाइड कराना है। बात समझ आई कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल आ गए। अब आ जाइए आप सभी मेरे साथ, रूल नंबर 44 का समरी मैंने आपके लिए दिया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल समरी है। देखो रूल नंबर 44 में इफ इनवॉइस आर मिसिंग एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अगर आपका इनवॉइस मिसिंग है तो आप क्या करो? परेशान होने की जरूरत नहीं है तेरे को, हम तेरे को बोल रहे हैं ना मार्केट प्राइस के बेसिस पर आप क्या करो? आईटीसी कैलकुलेट करो और जो भी आप मार्केट वैल्यू डिसाइड करोगे ना उसको सर्टिफाइड करा दो बाय पीसीए मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू। ठीक है जी, बात समझ आ गई।
आईटीसी रिवर्सल इन फॉर्म ऑफ जीएसटी आईटीसी 03। ऑलरेडी ये बात आप जानते हो कि जब हम आईटीसी रिवर्सल करेंगे तो कॉमन पोर्टल पर जाएंगे और कॉमन पोर्टल पर जीएसटी आईटीसी 03 नाम का एक फॉर्म भर देंगे। मैम फॉर्म याद रखना है क्या? हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम में कभी फॉर्म नंबर नहीं पूछे जाते, लेकिन आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिखोगे तो ऑब्वियसली वो आपको अदर स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स देगा। चलो ये सब समझ आया। अब 18(4) देख लो। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी आप 18(4) पढ़ोगे तो आप कौन सा रूल पढ़ोगे? रूल नंबर 44 पढ़ोगे, जो कि आपको किसकी बातें बताता है जी? आईटीसी रिवर्सल की बातें बताता है। कौन कौन सी दो सिचुएशन यहाँ पर आती है? मैसेज करते रहो मैम। नॉर्मल टू कंपोजिशन एंड टैक्सेबल टू एग्जाम्प्ट, यही दो सिचुएशन हमने यहाँ पढ़ी है। नॉर्मल टू कंपोजिशन में क्या इनपुट का रिवर्सल होता है? यस और नो जी, इनपुट का होता है। क्या कैपिटल गुड्स का होता है? जी होता है। टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट में क्या इनपुट का रिवर्सल होता है? जी मैम बिल्कुल होता है। क्या कैपिटल गुड्स का होता है? जी होता है। इनपुट दोनों केस में कैसे रिवर्स होगा? मैम वही जो आपने पहले तरीका बताया था ना, प्रोपोर्शनेट कर देंगे यूनिट्स के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में कैपिटल गुड्स का कैसे रिवर्सल होगा? मैम लाइफ के बेसिस पर होगा। टोटल 60 मंथ से डिवाइड कर देंगे और जो रिमेनिंग लाइफ होगी उससे इंटू कर देंगे, तो रिमेनिंग जो लाइफ है उतने पीरियड का आईटीसी निकल के आ जाएगा। और सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। बोला करो, बोलना चाहिए ऐसी चीजें जहाँ से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, वो चीजें बहुत बोलनी चाहिए। भगवान भी देखते हैं कि देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमें भी याद कर रहे हैं, तो भगवान भी उन पर मेहरबान हो जाते हैं। अब जो बिलीव नहीं करते उनका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो बिलीव करते हैं वो ये चीज़ पर सच में बिलीव किया करो। मैं करती हूँ बिलीव, बहुत ज़्यादा करती हूँ। चलो अब आइए आप इस पर, ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, हालांकि अब आपको पूरा समझा दिया, बस फिल करवा दो। आप थे पहले नॉर्मल स्कीम में, एक एक केस करेंगे। पहले थे आप नॉर्मल स्कीम में। जब आप नॉर्मल स्कीम में थे तो आप इनपुट टैक्स लेते थे, आउटपुट टैक्स भरते थे। फिर आप आ गए कंपोजिशन स्कीम में, जिसमें आप इनपुट टैक्स नहीं लोगे, आउटपुट टैक्स अभी भी भरोगे लेकिन 1% से और 5% से, ठीक है। फिर इस केस में क्या होगा कि जो भी आपके इनपुट्स होंगे उस इनपुट्स पर आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे? टोटल आपने कितना भरा था? 36,000 रुपए का। तो 24 दिसंबर 2020 की शाम को कितना रिमेनिंग आपके पास यूनिट्स बचा? 6,000 यूनिट्स। तो 6,000 यूनिट पर आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास आ गया 21,600। फिर बात आती है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स आपने जो परचेज किया वो कब परचेज किया? अप्रैल 2020 में परचेज किया। वैल्यू थी 1 लाख रुपए की। 18,000 का आपने क्या भरा? जीएसटी भरा एट रेट 18% से। तो इस केस में क्या होगा कि कैपिटल गुड्स 24/12/2020 की शाम को आपके स्टॉक में होगा? जी बिल्कुल होगा, निकाल के थोड़ी फेंक देंगे। तो क्या इस पर अब आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? ये अवेल नहीं होगा, ये रिवर्स होगा। क्या आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? जी बिल्कुल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों नहीं रिवर्स करना पड़ेगा? आईटीसी यहाँ पर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी रिवर्स करने के लिए आपको रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रिड्यूस्ड आईटीसी को निकालने का तरीका क्या होगा कि रिड्यूस्ड आईटीसी विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग लाइफ। और टोटल लाइफ कितनी होती है? 5 ईयर। तो टोटल आईटीसी यानी कि 18,000 को डिवाइड किया टोटल लाइफ से, और रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? 51 मंथ। ऐसे कैसे? टोटल कितने हैं? 60 मंथ। आपने अप्रैल में यूज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ आपने मशीन को यूज कर लिया, दिसंबर तक यूज किया। इसमें से लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 51। लेस करना भी सिखाऊं क्या? नो 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 जी नो, बिल्कुल नो, ऐसी बातें मत करो। 51 मंथ के बेसिस पर मैंने प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट कर दिया। चलो ये रूल नंबर 44 भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मैम अब बताओ टाइम लिमिटेशन। क्या बताओ? क्या बताओ? टाइम लिमिटेशन बताओ ना मैम। इतना शॉकिंग क्यों हो रहे हो? भूल गए हो क्या? आता नहीं है या भूल गए? गवर्नमेंट भूल गई है कि गवर्नमेंट भूल गई है? ये बताओ। देखो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर हम कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं रखेंगे।
जैसे कि आप सबने रूल 40 में टाइम लिमिटेशन पढ़ी थी कि आपको, सॉरी रूल 40 नहीं, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में आपने टाइम लिमिटेशन पढ़ी थी कि अगर इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो हम आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे। ऐसा गवर्नमेंट बोलती थी कि हम आपको क्रेडिट अवेल नहीं करने देंगे अगर इनवॉइस आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो। लेकिन अगर मैं बात करूं 18(4) की, जहां पर आप क्रेडिट गवर्नमेंट को रिवर्स कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुनो, आप हमको क्रेडिट रिवर्स करने आ रहे हो ना, इनवॉइस कितना भी पुराना हो चलेगा, बस आप आ जाओ, बस आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, बस आप आ जाओ। गवर्नमेंट कहती है आ जाए आके पैसा दे जाए, और तो हमें क्या चाहिए, हम कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे मैम ये लोग टाइम लिमिटेशन? देखो ये टाइम लिमिटेशन इसलिए नहीं लगा रहे, गवर्नमेंट कहती है तू आज अपनी मर्जी से नहीं आएगा ना, कल हमारा ऑफिसर जाएगा और तेरे को पकड़ के लाएगा, और जब तेरे को पकड़ के लाएगा ना तो तू आईटीसी का रिवर्सल भी करेगा, प्लस तू इंटरेस्ट भी देगा, तुझे देना पड़ेगा, तुझे पेनल्टीज भी देना पड़ेगा। तो हमारा तो फायदा ही है ना, गवर्नमेंट बोलती है हमारा तो फायदा ही है, देना है दे दो, नहीं दोगे तो हमारा ऑफिसर जाएगा तब इंटरेस्ट के साथ लेके आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने माइंडसेट को यूज करने के बाद यहाँ पर बोला कि हम कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लगा रहे। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको वहाँ पर 18 सबसेक्शन 1 में 30 डेज के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता था, यहाँ पर ऐसी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ITC 03 वाला फॉर्म आप कभी भी सबमिट कर दीजिए, कोई टाइम लिमिटेशन यहाँ पर आपकी नहीं है। ठीक है मैम, अब बात पक्की पक्की पूरी तरह से समझ आ गई। चलो एक बार लास्ट रिवीजन दूंगी पूरा क्रक्स के साथ, एकदम फाइनल। मैंने यहाँ पर एक बना रखा है फाइनल क्रक्स आपके लिए। उस पर आ जाइए, एकदम फाइनल क्रक्स है, ये रहा। इसको एक बार समझ लो, सुन लो, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा, 18(1) पढ़ लिया। 18(1) में हमने ABCD 4 क्लॉज पढ़े थे। ठीक है, 18(1) हमें क्या बताता था, अवेलमेंट की बातें बताता था कि कब कब आप ITC अवेल करोगे। फिर 18(2) हमें बताता था ये जो आप ITC अवेल करोगे ये इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर रूल 40 आपको बताता था कि जब ITC अवेल करोगे तो आपको फॉर्म भरना होता था GST ITC 01, और ये फॉर्म आपको 30 डेज के अंदर अंदर भरना होता था। प्लस इस वाले फॉर्म पर आपको CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट का डिक्लेरेशन लेना होता था अगर वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो। फिर मैम आपने क्या बताया था, मेन बातें मैम आपने इतनी ही बताई थी, और ये भी बताया था कि ये जो डिक्लेरेशन जा रही है इसमें सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने बताया हमको 18(4) पढ़ाया, और 18(4) आपने हमको रूल नंबर 44 के साथ पढ़ाया। तो 18(4) रिवर्सल की बातें करता है। 18(4) में जस्ट 2 सिचुएशन आती हैं, नॉर्मल टू कंपोजिशन और टैक्सेबल टू एग्जाम्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट का भी क्रेडिट लेते हैं और कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स का आप क्रेडिट लेते हो वो लाइफ के बेसिस पर दिया जाता है। लेकिन ऊपर वाली सिचुएशन में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट 5% क्वार्टरली रिड्यूस किया जाता था। फिर हमने रूल पढ़ा था, तो रूल 44 में लिखा था कि ITC 01 नाम की एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इस पे आपको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के साइन नहीं कराने होते। लेकिन अगर आपका कोई इनवॉइस मिस है तो फिर आप क्या लोगे, मार्केट वैल्यू लोगे, और मार्केट वैल्यू को आप सर्टिफाइड कराओगे कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। इतनी बातें बस हमने पढ़ी थी। यहाँ पर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी कि आपको 30 डेज में सबमिट करना है कि नहीं करना, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं थी। देखो मैंने बेसिकली ये जो डिफरेंसेस हैं आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से। हालांकि ये डिफरेंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, बट आपको क्लियरली पता रहे कि रूल नंबर 40 में क्या क्या डिफरेंस है तो लिखे हैं, बहुत काम आएंगे। बिलीव मी, ये जो नोट्स है ना आप संभाल के रखना, फाइनल लेवल पर ये नोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इन नोट्स को इधर उधर मत कर देना। फाइनल लेवल पर ये नोट्स आपके लिए इतना यूज़फुल होगा, आप खुद कहोगे कि मैम GST तो आपने हमको ऐसा पढ़ाया था कि फाइनल लेवल पर सच में जितने चैप्टर्स आपके ITC वाले हैं ना, आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर टाइम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी।
बाकी आईटीसी 80% ऐसा ही वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कस्टम आ जाता है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन आ जाता है, तो वो आपको वहाँ पर पढ़ना होता है। सीए स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, सीएमए वालों को तो अभी बहुत जीएसटी पढ़ना है, उसके बाद आपको कस्टम भी पढ़ना है, लेकिन सीए वालों को नहीं पढ़ना होता। अब बात आती है रूल नंबर 40 और 44 में क्या डिफरेंस है। आप सब जानते हो कि यहाँ पर इनवॉइस की टाइम लिमिटेशन होती थी कि इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, बट यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन जाती थी वो ITC 01 में जाती थी, यहाँ पर डिक्लेरेशन ITC 03 में जाती है। फिर ये जो डिक्लेरेशन आप सबमिट करते थे ITC 01 वाली, ये आप 30 डेज के अंदर अंदर करते थे। जी मैम बिल्कुल करते थे, बट यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये जो डिक्लेरेशन होती थी ITC 01 वाली, इसको आपको सर्टिफाई कराना पड़ता था कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बट आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कराना होता। यहाँ पर क्या होता था, अगर कोई इनवॉइस मिस है तो फिर आप जो वैल्यू निकालते थे वो कैसे निकालते थे, मार्केट वैल्यू के बेसिस पर, और आपको रिवर्सल के लिए जो मार्केट वैल्यू निकाली हो उसको सर्टिफाई कराना होता है। किससे सर्टिफाई कराते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, और इसी के साथ ये वाला सबसेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो आ जाइएगा व्हाट्सएप मैसेज पे, लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल रही कि हम लास्ट क्लास में मिलेंगे। अभी तो हम इस क्लास का ये पूरा सेक्शन आज की क्लास में ही खत्म करेंगे, आज की क्लास में ही खत्म करेंगे। चलो अब देखिए क्या हुआ, आपका सब सेक्शन 1 पूरी तरह से खत्म हुआ, आपका सब सेक्शन 4 पूरी तरह से खत्म हुआ। अब बस हमको सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 6 पढ़ना है, बाकी का आप सब कुछ हमारा हो गया है। तो सबसे पहले 18(4) हमने जो खत्म किया है उसको जल्दी से 5 मिनट लगा के लीगल कंटेंट से हाईलाइट कराऊंगी। लीगल कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए। पहले मैं ये लीगल कंटेंट भी नोट्स में लिखती थी, बट अब मैं इसको नोट्स में नहीं लिख रही हूँ, इसको मैंने टाइप करके आपके लिए नोट्स बनाया है। लीगल कंटेंट पर आ जाइए आप सभी। 18 सबसेक्शन 4 के ये PDF फाइल आप सबने टेलीग्राम से डाउनलोड कर रखी होंगी, नहीं की हो तो प्लीज कर लीजिएगा। चलो ये फाइल अब यहाँ पर खुल चुकी है। सबसेक्शन 1 हमने कर लिया, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C एंड क्लॉज D हमने पढ़ लिया। ये यही वाली जो फाइल है ना, इसको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला। कल थोड़ा सा एरर था, मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर सबसेक्शन 2 हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट पढ़ी थी कि जो इनवॉइस है वो 1 साल से पुरानी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आप सबसेक्शन 4 पर आ जाइए। 4 में क्या है, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि इनपुट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, जो कि पहले नॉर्मल स्कीम में हुआ करते थे, नॉर्मल में हुआ करते थे, और वो आईटीसी क्लेम करते थे। लेकिन अब वो कहाँ पर जा रहे हैं, अब वो कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, सेक्शन 10 वाली कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। या फिर ऐसे कोई पर्सन जो कि पहले होली या फिर ऐसी स्कीम में जा रहे हैं जो कि अब वो एग्जैम्प्ट गुड्स में डील करेंगे। यानी कि क्या हुआ, पहले वो नॉर्मल स्कीम में थे, अब किस में जा रहे हैं, या तो जा रहे हैं कंपोजिट स्कीम में या फिर जा रहे हैं एग्जैम्प्ट स्कीम में। मतलब कि मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्मल स्कीम से जाएंगे कंपोजिशन स्कीम में, या फिर टैक्सेबल स्कीम से जाएंगे एग्जैम्प्ट में। तो इन्होंने यहाँ पर टैक्सेबल को भी नॉर्मल का नाम दे दिया। बात तो एक ही है जी, बिल्कुल बात तो एक ही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उनको इनपुट्स का भी क्लेम मिलेगा, इनपुट्स का भी उनको रिवर्सल करना पड़ेगा, और तो और उनको अपने कैपिटल गुड्स का भी रिवर्सल करना पड़ेगा। और कैसे रिवर्सल करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे कुछ परसेंटेज पॉइंट। कितना रिड्यूस करेंगे आप सबको पता है, रूल 44 में रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पर ये कैलकुलेशन की जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आप कैसे रिड्यूस करोगे, रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पर आप रिड्यूस करोगे। अच्छा अब एक बात सुनो जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। आपने आईटीसी रिवर्सल किया, ठीक है, आप आईटीसी रिवर्सल कर रहे हो, जी मैम बिल्कुल कर रहे हैं।
the provided that after payment of such amount the balance ITC if any lying in his ई क्रेडिट लेजर शेल लैप्स। जो क्रेडिट आपका अब बचा कुचा कुछ पड़ा होगा, क्योंकि देखो आप पहले नॉर्मल क्लाइंट थे, फिर आप कैसे क्लाइंट बन गए, कंपोजिट क्लाइंट बन गए। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो हमारे हिस्से का जो जो क्रेडिट बनता है इनपुट्स पर और इनपुट गुड्स पर वो तो आप हमको क्या कर जाओ, रिवर्स कर जाओ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आपका क्रेडिट बचा हुआ है तो वो क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी अवेल नहीं करोगे, आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बचा कुचा क्रेडिट अगर कुछ है तो वो लैप्स हो जाएगा। सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 अभी नहीं पढ़ाया, सिर्फ सबसेक्शन 4 पढ़ाया है, जो कि दो सिचुएशन बताता है, नॉर्मल टू कंपोजिशन एंड टैक्सेबल टू एग्जाम्प्ट। और आपको दोनों ही चीज़ों का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, चाहे वो इनपुट्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो। अब आप आइए इसके रूल पर। रूल नंबर 44 है इसका। पहले पूरा सेक्शन है, जब सेक्शन खत्म होगा तो इसके रूल से स्टार्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 44 ये रहा। रूल नंबर 44 आपको पूरा आता है, जस्ट मेरे साथ एक बार देख लो। ये क्या बोलता है कि जो सबसेक्शन 4 है उस सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल गुड्स पर और जो आपके इनपुट्स हैं उन पर आईटीसी को रिवर्स करना होगा। तो जो आपके इनपुट्स हैं, क्लॉज ये बात करता है इनपुट्स की, जो भी आपके इनपुट्स हैं उसको आप कैसे रिवर्स करोगे, प्रोपोर्शनेटली बेसिस पर, यानी कि टोटल आईटीसी डिवाइडेड बाय टोटल कितनी यूनिट्स का रॉ मटेरियल आपने ले रखा है। अगर वो किलोग्राम्स में है तो यहाँ पर किलोग्राम्स आ जाएगा, जो भी उनका रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स होगा, टर्म होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और इनटू कर देना रिमेनिंग यूनिट से, रिमेनिंग अनसोल्ड से, तो आपको इनपुट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि अगर वो कैपिटल गुड्स हैं तो कैसे निकालोगे। अगर वो कैपिटल गुड्स हैं तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बेसिस पर आप निकालोगे, यानी कि आईटीसी डिवाइडेड बाय फुल लाइफ यानी कि 60 मंथ इनटू रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, फिर मैंने आपको सबसेक्शन 2 के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि चाहे आपका सीजीएसटी हो चाहे आपका एसजीएसटी हो, आपको सब कुछ कैलकुलेट करना होगा। सबसेक्शन 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू इनपुट होल्ड स्टॉक आर नॉट अवेलेबल द रजिस्टर पर्सन शैल एस्टिमेट द अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अगर आपके इनवॉइसेस मिस हो गए हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा और निकालना पड़ेगा कि कितना आईटीसी रिवर्सल के लिए बनता है। ठीक है, आप कौन सा फॉर्म फिल करोगे, आप फॉर्म फिल करोगे फॉर्म जीएसटी आईटीसी 03। फिर आइए नीचे, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वाली, उस वैल्यू को आप क्या कराओगे, सर्टिफाई कराओगे बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पर्पज ऑफ सबसेक्शन 6। अच्छा देखो, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 पढ़ाऊंगी, तब इस वाले पार्ट पर आऊंगी। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आ गई। चलिए अब हम करेंगे सबसे पहले सेक्शन 18 सबसेक्शन 6। सबसे पहले यही करेंगे क्योंकि ये आपको आता है ऑलरेडी। जी आता है क्या? ब्रेक पे मत चले जाना, बता रही हूँ, ब्रेक पे मत चले जाना, बैठ जाओ। नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, अभी शुरू करूंगी बस पढ़ाना, पहली बार पढ़ाऊंगी। इससे भी रिलेटेड एक सॉन्ग है, देखो मुझे सॉन्ग बहुत जल्दी याद आ जाते हैं, बट मेरे को लिरिक्स किसी का ढंग से नहीं आता। मैं किसी का भी लिरिक्स ढंग से नहीं पता कर पाती हूँ, मुझे याद नहीं रहते लिरिक्स। चलो सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 क्या बात करता है, इसका कोई डायग्राम नहीं बनाया मैंने, बहुत सिंपल है, यहीं से समझा दूंगी। जब भी आप सेक्शन नंबर 6 पढ़ो, सॉरी सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 पढ़ोगे तो रूल नंबर 44 ही इसके साथ लगता है। हालांकि इसमें एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, जो रूल में लिखी हो सब यही पढ़ के यही खत्म हो जाएगा। इसमें लिखा है कि अगर आप कैपिटल एसेट को परचेज करते हो, तो जब आप सब मुझे आंसर करना, जब आपने कैपिटल एसेट परचेज की होगी तो आपने कैपिटल एसेट की वैल्यू पे की होगी कि नहीं? जी बिल्कुल की होगी। और उस वैल्यू के साथ साथ आपने कैपिटल एसेट पर इनपुट टैक्स पे किया होगा कि नहीं किया होगा? जी बिल्कुल किया होगा।
तो जो आपने कैपिटल एसेट परचेज की थी, आपने उस कैपिटल एसेट पर इनपुट पे किया था, इनपुट टैक्स पे किया था या नहीं? जी मैम किया था, बिल्कुल किया था। आपने उस कैपिटल एसेट पर इनपुट टैक्स पे किया था, इनपुट टैक्स आपने पे किया था। तो जब आपने कैपिटल एसेट परचेज की थी, उस पर इनपुट टैक्स पे किया था, तो आपने उस इनपुट टैक्स का क्या ले लिया होगा? मैम उस इनपुट टैक्स का हमने ले लिया होगा क्रेडिट। जी बिल्कुल सही बात है, उस इनपुट टैक्स का आपने क्रेडिट ले लिया होगा। अब देखो हुआ क्या, अब देखो कि आपने जो कैपिटल एसेट परचेज की थी, आपने सोचा अरे बहुत बेकार है, बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, किसी काम की नहीं है, कुछ भी काम नहीं करके देती, इसको बेच दो, इसको निकालो यहाँ से, फालतू की जगह घेर के रखी है इस एसेट ने, इसको हम बेच देते हैं। तो बेसिकली जो कैपिटल एसेट आपने परचेज की थी, जिस पर आपने आईटीसी ले रखा था, उस कैपिटल एसेट की अब आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलती है तूने कैपिटल एसेट परचेज की, हमने तेरे को आईटीसी भी दे दिया, अब तू उस कैपिटल एसेट को बेच रहा है, तो जो हमने तेरे को क्रेडिट दिया था ना, वो क्रेडिट तू हमको रिवर्स कर, वो क्रेडिट तू हमको रिवर्स कर। बात समझ आई कि नहीं आई? गवर्नमेंट कह रही है तूने हमको बोला कि तू उस एसेट को बिजनेस में यूज करेगा, तो हमने तेरे को आईटीसी दे दिया था, लेकिन तूने उस एसेट को बिजनेस में यूज नहीं किया, तूने झूठ बोला। अब जो आईटीसी तूने ले रखा है ना, वो आईटीसी तू हमको वापस कर। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो तू आईटीसी रिवर्स करेगा ना, उसको कैलकुलेट करने का तरीका हम तुझे बताएंगे कि कैसे करेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है सुन, सबसे पहले तो ये जो कैपिटल एसेट जितने में तू बेच रहा है, उसकी सेल वैल्यू ले लेना। उसकी क्या ले लेना? सेल वैल्यू ले ले। सेल वैल्यू पर जीएसटी का जो भी रेट लगता है, उस जीएसटी के रेट को लगा के बता कि कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। और रिड्यूस्ड आईटीसी निकाल, रिड्यूस्ड आईटीसी कैलकुलेट कर और बता कि कितना आ रहा है। इन दोनों में जो भी हायर होगा, इन दोनों में जो भी हायर होगा, इन दोनों में जो भी हायर होगा, उतना आईटीसी तू हमको पे कर। आई मीन उतना आईटीसी तू हमको रिवर्स कर। हम तेरे को नहीं बोल रहे कि तू डायरेक्ट बस इतना कर जा या फिर इतना कर जा, तेरे से कंपैरिजन करवाएंगे, दो तरह के आईटीसी निकलवाएंगे। एक तो वो वाला टैक्स निकलवाएंगे जितने में तूने कैपिटल एसेट को बेचा, तो बेचने पे कितना आईटीसी, कितना जीएसटी बनता है, और रिड्यूस्ड आईटीसी कितना बनता है। इन दोनों में जो भी हायर होगा उतना आईटीसी तू हमको रिवर्स करेगा। मैम ये रिड्यूस्ड आईटीसी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे मतलब ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चों? मैम बस इतना सा पूछ रहे हैं कि ये जो रिड्यूस्ड आईटीसी है ये कैसे निकलेगा। ये रिड्यूस्ड आईटीसी 5% की वैल्यू पर क्वार्टर रिड्यूस्ड करके निकलेगा टोटल आईटीसी में से, या फिर ये आईटीसी फुल आईटीसी पर टोटल लाइफ से डिवाइड करके जो रिमेनिंग लाइफ होगी उस वाले बेसिस पर निकलेगा। कैसे निकलेगा? हम बस आपसे सीधा सिंपल सच्चा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझ गई कि आपके माइंड में क्या बात आई। आपको ये तो समझ आ गया कि मैं हूँ, मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया, मैंने कैपिटल एसेट परचेज करके उस पर आईटीसी ले लिया, लेकिन वो एसेट मैंने अपने बिजनेस में थोड़े दिन यूज किया और मैंने बोला निकाल के बाहर फेंक दो, इस एसेट को मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद आ रही एसेट, मैं नई एसेट लेके आऊंगी। तो जब मैं उस एसेट को बेच रही थी ना, खरीदी मैंने, बेच मैं रही हूँ, बट गवर्नमेंट सामने से मुझे बोलती है देखो आप जो आईटीसी लेके बैठे हो ना, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ क्यों करना पड़ेगा? गवर्नमेंट बोलती है करना है तो करना है। मैंने कहा ठीक है जी कर देंगे, बताओ कितना करें। गवर्नमेंट बोलती है तुम एसेट को बेच रहे हो ना, कितने रुपए का बेच रहे हो उस पर पहले जीएसटी के रेट से कैलकुलेशन करो कि कितना जीएसटी बनता है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। फिर गवर्नमेंट बोलती है इतना ही नहीं, अब तुम अपना रिड्यूस्ड आईटीसी निकालो। मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट बोलती है उन दोनों में कंपेयर करो, जो भी हायर हो दे जाना। मैंने कहा दिक्कत है जी। गवर्नमेंट बोलती है कंपेयर करो, जो भी हायर हो दे जाना। मैंने कहा यार बहुत दिक्कत है गवर्नमेंट, सच में आप तो हायर दे रही हो। गवर्नमेंट बोलती है देना है तो देना है।
ठीक है, मैंने कहा ले लेना। मैंने कहा ठीक है, पर ये तो मुझे बताओ ना गवर्नमेंट की रिड्यूस्ड आईटीसी मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, रूल नंबर 40 को यूज़ करके कैलकुलेट करूँ या फिर रूल नंबर 44 को यूज़ करके कैलकुलेट करूँ। तो गवर्नमेंट बोलती है दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लो। जी ये क्या बोलती है गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, वो आपको क्या बताए, गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। आपको मैं लिटरली ये चीज़ दिखा दूंगी कि गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। देखो, जब आप सेक्शन नंबर 6 पढ़ोगे, तो गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि आप उसकी लाइफ 5% पर क्वार्टर रिड्यूस्ड कर लो। रूल्स में गवर्नमेंट लिख रही होगी कि आप उसको रिड्यूस कैसे करोगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पर कर देना। लेकिन हमारा ICAI और हमारा CMA इंस्टीट्यूट फॉलो करता है कि अब 5% की लाइफ पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस्ड कर दो उसके टोटल ITC की वैल्यू को, और जो भी रिमेनिंग ITC बनेगा वो आप गवर्नमेंट को रिवर्स कर दो। यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑप्शन है, आप लगाना चाहो तो लगा लो, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। गवर्नमेंट कहीं पर ये बात लिख देती है, कहीं पर ये बात लिख देती है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता कि अभी कौन सा लगवाना है। तो अब क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग दोनों फॉर्मूले लगाते हैं, जिसमें उनको बेनिफिट होता है वो वाला यूज़ कर लेते हैं। बट एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ को एग्जामिनर को समझाएं, तो हम यही वाला केस एग्जामिनर को समझाएंगे कि 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ हम उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। ठीक है मैम, एक बार समराइज कर दीजिए प्लीज़। मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया, तो मैंने उस पर क्या भरा, मैंने उस पर इनपुट टैक्स भरा। गवर्नमेंट बोलती है इनपुट टैक्स तूने हमसे ले लिया, लेकिन अब तू बेच रहा है तो तुझे इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। मैंने कहा दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा जितने पे बेच रहे हो उसका पहले GST निकालो सेल्स वैल्यू का, फिर 5% पर क्वार्टर टोटल ITC को रिड्यूस्ड कर दो जितने पीरियड के लिए आपने एसेट को यूज़ किया। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर देना, और जो भी उनमें से हायर होगा उतना हमको रिवर्स कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो देखो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 6 में। अब आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ आ गई कि नहीं? जी मैम बिल्कुल समझ आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कि आप कैपिटल गुड्स सेल करते हो, प्लांट एंड मशीनरी हैं जो कि जिनका आप ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो, तो अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो रिड्यूस्ड ITC निकालोगे, प्लस सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 15 में ही हम सेल वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो सेल वैल्यू पर आप GST निकालो, प्लस आप रिड्यूस्ड ITC निकालो। और रिड्यूस्ड ITC आप कैसे निकालोगे, लिख लेना इसको, क्योंकि रूल्स पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, वहाँ पर आपको कोई और वर्डिंग मिल सकती है। 5% पर क्वार्टर वैल्यू आपको रिड्यूस करनी होगी। ठीक है मैम, कर देंगे। फिर जो भी हायर होगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिएगा। बात तो समझ आ गई मैम। ये देखो एक चीज़ और पढ़ लो, इन्होंने क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर रिफ्रैक्टरीज, ब्रिक्स, मोल्ड्स एंड डाइज, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may tax on transaction value of such goods determined under section 15। आपने कोई मोल्ड खरीदा, कोई डाई खरीदा, कोई ब्रिक्स खरीदा, कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीदी जो इन वाले नेम्स में फिक्स हो जाती हैं, कोई ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, कोई फिक्चर्स, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इनकी जो यूज़फुल लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। जनरली वन टाइम ये यूजेबल होते हैं, एक बार में आप मोल्ड एंड डाइज यूज़ करते हो, ये एक ही बार में ख़राब हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने कोई मोल्ड एंड डाइज परचेज़ किया, कोई जिग्स परचेज़ किया, कोई फिक्चर्स परचेज़ किया, तो जब आपने परचेज़ किया होगा है तो आपकी कैपिटल एसेट, तो फिर आपने इसका ITC ले लिया होगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको सेल कर रहे हो, तो सेल करते टाइम अब आपको ITC क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स हैं तो बस जितनी उनकी सेल वैल्यू निकल के आएगी, सेक्शन नंबर 15 सिखाऊंगी, अभी नहीं सिखाया, जो भी उनकी सेल वैल्यू निकल के आएगी उसी पर आप अपना GST का रेट लगा देना, और जितना GST निकल के आए उतना GST आप हमको रिवर्स कर देना, और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। चलिए मैम ये बात हमको समझ आ गई।
इसका जो रूल था मैंने अभी छुड़वाया था, आप सबको पता है इसका रूल था रूल नंबर 44 जो आपको 6 के साथ पढ़ना था, लेकिन आप सबको मैंने यही बता दिया कि आपको 5% पर क्वार्टर वैल्यू रिड्यूस्ड करनी है, जो कि रूल 44 में लिखी है। अब रूल 44 में आपको दिखेगा कि लाइफ के बेसिस पे भी लिखा है, इसके बेसिस भी लिखा है, तो टेंशन नहीं लेनी, आप बस एक ही डेट यूज करो 5% पर क्वार्टर वाला। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। अब एक लास्ट केस मतलब हमारा एक लास्ट सबसेक्शन बचा है, उसको सीखेंगे। कौन सा बचा है मैम? एक सबसेक्शन बचा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, मजा ही आ जाएगा पढ़ के जी। सबसेक्शन नंबर 3। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब देखो, मैंने आपको इसमें कितने केस पढ़ाए थे पहले, कि जब सेक्शन नंबर 18 आप पढ़ोगे तो आप रिवर्सल करना सीखोगे। सीख लिया कि नहीं बताओ? मैम सीख लिया। अवेल करना सीखोगे, सीख लिया कि नहीं बताओ? जी सीख लिया। आप कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हो तो जो भी आपका आईटीसी बनेगा तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, सीख लिया कि नहीं सीखा? जी सीख लिया। बस एक लास्ट सिचुएशन रह गई है, वो लास्ट सिचुएशन है बड़ी ही मजेदार। कॉमन सेंस को यूज करके आप सब मेरे को आंसर दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, हम तो रेडी हैं। मेरा एक बिजनेस है मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरा जो पोर्टल है कॉमन पोर्टल जीएसटी, मैम जीएसटी को कॉमन पोर्टल क्यों बोलते हैं ये बता दो ना एक बार। बहुत बार आप कॉमन पोर्टल बोलते हो और हमारे दिमाग में आता है कि कॉमन क्यों बोलते हो, जीएसटी पोर्टल क्यों नहीं बोलते हो? एक बार बता दोगे तो अच्छा लग जाएगा हमको। बाकी सब तो सही है। तो देखो, जीएसटी को कॉमन पोर्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा जीएसटी का पोर्टल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, यूनियन टेरिटरी के लिए भी यूज़ करते हैं, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली उसको कॉमनली यूज़ किया जा रहा है। हमारा एसजीएसटी का अलग पोर्टल नहीं है, हमारा यूटीजीएसटी का अलग पोर्टल नहीं है, हमारे सभी टैक्सेस का एक कॉमन पोर्टल है, इसलिए हम उसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं। अब बात समझ आ गई तो सुनो, मज़ेदार वाली बात बताओ मैम की सबसेक्शन 3 में मज़ेदार वाली बात क्या है। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड पर्सन, मेरे कॉमन पोर्टल पर मतलब मेरी जीएसटी के पोर्टल पर बहुत सारे आईटीसी का क्रेडिट आ रखा है। ठीक है जी, आ रखा है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो क्रेडिट है वो मैं आपको दे दूँ, क्या मैं दे सकती हूँ? आपको क्या लगता है बताइए, मैसेज कीजिए। मेरा मन कर रहा है ऐसे कि मेरा पोर्टल है, मेरे पोर्टल पर जीएसटी आ रखा है, मेरा मन नहीं है कि मैं क्रेडिट को यूज़ करूँ। मैं काम करती हूँ ना, मैं क्रेडिट आपको दे देती हूँ। क्या मैं क्रेडिट आपको दे सकती हूँ? मैसेज कीजिए कॉमन सेंस को यूज़ करके। मैम क्रेडिट ना आप हमको नहीं दे सकते। जी बिल्कुल सही कहा आप। मैं कभी भी अपना क्रेडिट आपको नहीं दे सकती, आप कभी भी अपना क्रेडिट मुझे नहीं दे सकते, ना ही किसी और को दे सकते हो। किसी भी सिचुएशन में कभी भी क्रेडिट एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेकिन अगर बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा हो, जैसे कि मेरा बिजनेस है, मैं आपको अपना पूरा का पूरा बिजनेस दे दूँ, मैं बोलूँ कि मुझे बिजनेस नहीं करना, आप मेरा पूरा दुकान लेके जाइए, आप ही चलाइए, इसके ऑनर आज से आप हो, आज से ऑनर आप हुए, मैं नहीं। तो इस केस में बताइए क्या हुआ? मैम इस केस में आप आईटीसी ट्रांसफ़र कर सकते हो, हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसी गट फीलिंग आ रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने कहा आप कभी भी आईटीसी ट्रांसफ़र नहीं करोगे, लेकिन एक्चुअल में कंचन जी अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस अमलगमेट हो रहा है, मर्ज हो रहा है दूसरे बिजनेस के साथ, डीमर्ज हो रहा है, तो उस केस में आप अपना आईटीसी सामने वाले को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑनरशिप चेंज हो रही है। सुनो, वेयर देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस with the specific provision of transfer of liability बला बला बला। आप अगर मान लो चाहे सेल करो, चाहे अमलगमेट करो, चाहे कुछ भी करो, आप अपने बिजनेस की ऑनरशिप अपने नाम से खो रहे हो और वो ऑनरशिप अब आपके नाम में नहीं रही, तो क्या होगा कि जो आपका क्रेडिट है ना, वो आप अपना क्रेडिट हमको ट्रांसफर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। लॉ बोलता है कि आप जिसको अपना बिजनेस बेच रहे हो, अपना क्रेडिट उसको ट्रांसफर कर दो, ये क्रेडिट हम वेस्ट नहीं होने देंगे। देखो कभी कभी गवर्नमेंट कितनी समझदारी की बातें करती है हमारे लिए कि क्रेडिट वेस्ट नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन किस केस में होगा? जहाँ पर बिजनेस सेल हो रहा है,
बिजनेस बेचा जा रहा है, बिजनेस अमलगमेट हो रहा है, बिजनेस डीमर्ज हो रहा है, बिजनेस मर्ज हो रहा है, ऑनरशिप चेंज हो रही है। अब देखो कोई मिस्टर एक्स है, अब हम अपना एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अब हम लेंगे मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स कोई बिजनेस चलाते थे, सडनली वो स्वर्ग सिधार गए, उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बिजनेस को अब कौन चलाएगा? उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल चलाएगा। तो अब उनके बिजनेस को उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा। तो जितने भी आईटीसी मिस्टर एक्स के पास आ रहे थे वो सभी अब आईटीसी मिस्टर एक्स के जो सन है उनके पास आ जाएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। चलो, इसके लिए हमारे पास एक रूल है, उस रूल को देख लो, रूल नंबर 41। हालांकि उस रूल में कुछ नहीं है, पहले हम समरी से करेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट है। ये रहा रूल नंबर 3 और रूल नंबर 41, हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। रूल नंबर 18(3) के साथ कौन सा रूल लगता है? रूल नंबर 41। ये रूल सबसेक्शंस याद रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है, जो रैंकर्स होते हैं, जिनकी रैंक आती है, जो टॉप होल्डर्स होते हैं, उनकी रैंक क्यों आती है? क्योंकि जनरली वो भी सब बच्चों जैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म नंबर होते हैं, ये जो रूल नंबर होते हैं, सेक्शन नंबर होते हैं, ये सब वो एक्स्ट्रा पुट करते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर पर अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है। रैंकर वाले कोई अलग से कुछ बहुत अलग नहीं पढ़ जाते, वो भी यही पढ़ते हैं जो आप सब पढ़ते हो, जो हम सब पढ़ते हैं। बस चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। सेक्शन नंबर, रूल नंबर, हर चीज़ आप लिखिए, हर चीज़ मैं बोलूँगी लिखिए। बट मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जीएसटी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पढ़ना है। आपके ऑलरेडी 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, आपको सभी पढ़ने होते हैं। तो सब चीज़ें जब मैं याद कराती हूँ तब तो हो जाती हैं, बट हमेशा याद रहने के लिए आपको रिवीजन करना है। और आप पूरा दिन जीएसटी नहीं पढ़ सकते, बट प्लीज़ दिन में 1 घंटा मेरे पढ़ाने के बाद ज़रूर पढ़िए, चीज़ों को लिख लीजिए। मतलब मैं अपना बताती हूँ, मैं क्या करती थी, मैं क्लास करने के बाद जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उनके नोट्स तो होते थे, मैं अपनी एक नोटबुक बनाती थी, उस पर उस दिन के पर्टिकुलर उस क्लास का 1 आवर लगा के सभी कीवर्ड्स लिखती थी, सभी सेक्शन नंबर लिखती थी, क्लॉजेस नंबर लिखती थी, और लिखती थी कि मैम ने क्या क्या बताया था। मैं सर से पढ़ी थी कि सर ने क्या क्या बताया था, क्या क्या इम्पोर्टेंट था। जिस टीचर से जो मैं पढ़ती थी मैं वो चीज़ लिख लेती थी कि किसने क्या पढ़ाया था और क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, नहीं, मेरी ऐसा नहीं है कि मैं सभी चीज़ें सर से पढ़ी थी, 1-2 क्लासेस मेरी ऐसी भी थी। एक क्लास बेसिकली वो मैंने एक मैम से भी ले रखी है। तो जो भी था, अब बच्चे पार्शलिटी मत करने लग जाना कि मैम सर वाली चीज़ें लिखते थे, मैम वाली नहीं लिखते थे क्या। इसलिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि मैं जिस क्लास का पढ़ के आती थी 1 आवर लगा के सब कुछ क्लियरली लिख लेती थी कि आज का कीवर्ड्स क्या रहा, आज का सबसेक्शन क्या था, आज का क्लॉज नंबर क्या था। बाकी अब आपके ऊपर है कि एग्जाम में कितना आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाते हो। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो, ये जो बच्चे हैं कुछ जिनकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं भी टेस्ट कॉपी चेक करती हूँ, मुझे भी पता है कि कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप देखो, जरूरी नहीं है ना सबकी राइटिंग अच्छी हो, सब तो राइटिंग अच्छी बनाने में नहीं लगते। पर ये याद रखना, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती उसका माइंड बहुत तेज चलता है, ऐसा कहते हैं। बट ऐसा ये कोई फैक्चुअल बात नहीं है, बट ऐसा ही मान लो, अपने आप को मोटिवेट करके रखना चाहिए हमेशा। तो इतनी बात सुन ले, वो स्टूडेंट जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है और जो मेरे को आंसर्स लिख के देते हैं, वो एक लाइन छोड़ छोड़ के आंसर लिखे। मैम, एक लाइन छोड़ के? जी हाँ, एक लाइन छोड़ के आंसर्स लिखो। रैंक होल्डर्स की कॉपीज वगैरह देखना, किसी की भी देखना, सर्टिफाइड कॉपीज जो आती हैं आईसीए की साइड से, वो एक लाइन छोड़ के लिखते हैं और क्या बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। मैंने अपने एग्जाम में एक लाइन छोड़ के लिखा है, मेरी राइटिंग एवरेज है, मैं नहीं बोलती कि बहुत गंदी है, मैं नहीं बोलती कि बहुत अच्छी है। लेकिन आप एक लाइन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन लिखो, एक लाइन छोड़ दो, क्या दिक्कत है? पैसा लगता है क्या वहाँ पर? कोई पैसा नहीं लगता, ऑलरेडी आपसे एग्जामिनेशन फीस चार्ज कर दी जाती है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे हैं, आज थोड़ा सा टाइम लगा के चीज़ मैंने बोल दिया क्योंकि बताना जरूरी था, मैं नहीं बताऊंगी कौन बताएगा।
कहीं से तो चीज़ें पता लगनी चाहिए ना, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखो। अब जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज़ अब जो टेस्ट आप करके दोगे उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना, एक एक लाइन का गैप कर करके लिखना, फिर देखना कि आप एग्जामिनर को कितना अच्छे से इम्प्रेस कर जाते हो। ठीक है जी, जी मैम बिल्कुल बात समझ आ गई। चलो अब हम कर रहे थे 18 सबसेक्शन 3, इसको सुन लो। आईटीसी ट्रांसफर, मैंने बोला था कि कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस किसको दे दिया, मिस्टर वाई को दे दिया। या तो इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर किया, या तो इन्होंने सेल किया, या इन्होंने मर्ज किया, इन्होंने डीमर्ज किया, या इन्होंने बिजनेस अमलगमेट किया, या फिर ऑनरशिप चेंज हो गई। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। अब क्या हुआ आप मुझे बताइए, मिस्टर एक्स बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर हुए या फिर ट्रांसफ्री हुए? मैं इतना आंसर आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस लेवल पे। तो बताइए मिस्टर एक्स ट्रांसफर है या फिर ट्रांसफ्री है? मैम मिस्टर एक्स ट्रांसफर है, ट्रांसफर है। और मिस्टर वाई कौन है मैम? मिस्टर वाई ट्रांसफ्री है। ठीक है जी, मिस्टर वाई ट्रांसफ्री है। अब देखो मिस्टर एक्स जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल होंगे। जब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तभी तो हम आईटीसी की बातें पढ़ रहे हैं, वरना हम क्यों पढ़ेंगे? ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में एक बात बताऊंगी, अभी सुन लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि अगर मिस्टर एक्स अपना बिजनेस किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है, जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, लेकिन मिस्टर एक्स जो इनको बिजनेस दे रहे हैं वो बिजनेस ऑलरेडी क्या था? रजिस्टर्ड था मिस्टर एक्स के नाम जीएसटी पोर्टल पर। तो मिस्टर वाई को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मिस्टर एक्स का बिजनेस था वो कैसा था? रजिस्टर्ड बिजनेस था। तो अब मिस्टर वाई को बिजनेस अपना रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। ठीक है मैम। अब जब मिस्टर वाई अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करा लेंगे तो क्या होगा? मिस्टर एक्स का जो पोर्टल है उस पर ई क्रेडिट लेजर होगा। उस ई क्रेडिट लेजर में जितना भी क्रेडिट आ रहा होगा सभी का सभी, पूरा का पूरा क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर ऑफ मिस्टर वाई में आ जाएगा। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आ गई कि ये जो क्रेडिट है ये क्रेडिट ट्रांसफर होके मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास आ जाएगा। मैम ये जो क्रेडिट है क्या ये खुद चल के आएगा? नो 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 नो, ऐसी ऐसी बातें मत किया करो। मैम बताइए फिर ये क्रेडिट कैसे आएगा? तो मिस्टर एक्स को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पर, जिस फॉर्म का नाम होगा GST ITC 02। ये फॉर्म मिस्टर एक्स फिल करेंगे कॉमन पोर्टल पर। कौन फिल करेगा? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन थे हमारे केस में? ट्रांसफरर। ट्रांसफर शैल ऑल्सो सबमिट अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट डिफाइनिंग मर्जर एंड अमलगमेशन। अगर आपकी फॉर्म में मर्जर हुआ, अमलगमेशन हुआ, ऑनरशिप चेंज हुआ, कुछ भी हुआ हो, उस चीज को आप एक डॉक्यूमेंट पर लिखिए और उस डॉक्यूमेंट पर CA और कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाइए। मैम फिर से हमारी अर्निंग का एक और सोर्स हमें दिख गया जी। CA तो बन जाओ, सोर्स ही सोर्स है। CA में तो बन जाओ, सोर्स ही सोर्स है, बहुत सोर्स है अर्निंग के। करो वो जिसमें आपको मजा आता है, क्योंकि पैसा तो हर चीज में है, हर चीज में है, लेकिन करो वो जिसमें आपको मजा आता हो करने में, जिसमें आपका मन लगता हो। अब मन है प्रैक्टिस का, कर रहे हो जॉब, तो सड़ा सा मुंह बना के बैठे रहोगे वहां, और तो क्या है। लेकिन मन है जॉब का, कर रहे हो प्रैक्टिस, तो ना तो वहां कुछ हो रहा है ना यहीं कुछ हो रहा है। तो बेसिकली वो काम करो जो आपको पसंद हो। ठीक है मैम। अब देखो, ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द डिटेल इट ऑन कॉमन पोर्टल। ये जो ITC 02 का फॉर्म था ये ट्रांसफर ने कॉमन पोर्टल पर भरा होगा। दूसरी साइड से मिस्टर वाई जो कि ट्रांसफरी है वो उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे ITC मिस्टर एक्स के पोर्टल से उठ के मिस्टर वाई के पोर्टल पे आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी बिल्कुल पक्की पक्की बात समझ आ गई मैम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए, आप इसके एक बार रूल्स पर, लीगल कंटेंट पर आ जाइए। लीगल कंटेंट पर आने से पहले एक चीज और सुन लो, आओ यहीं पर आओ एक बार।
ये देखो, ये जो कॉमन पोर्टल था इस पर एक तो होता है ई क्रेडिट लेजर, एक होता है ई कैश लेजर और एक होता है ई लाइबिलिटी लेजर। ई क्रेडिट लेजर में तो आप सबको पता है कि आईटीसी का क्रेडिट आता है और ये आईटीसी का क्रेडिट पूरा का पूरा कॉमन पोर्टल ऑफ वाई में ट्रांसफर हो जाता है। जो कैश लेजर होता है उसमें क्या होता है, सभी लेजर्स रिटर्न के चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे आपको। ये जो ई कैश लेजर होता है ये क्या होता है, बेसिकली जब मुझे कोई आउटपुट टैक्स डिपॉजिट करना है तो मैं कुछ पैसा अपने ई कैश लेजर में ट्रांसफर करती हूँ, फिर उस ई कैश लेजर को यूज करके मैं आउटपुट टैक्स को भरती हूँ। अगर आईटीसी होता है तो आईटीसी को भी यूज करती हूँ, लेकिन आईटीसी कम होता है तो फिर मैं कैश के थ्रू इस आउटपुट टैक्स को सेट ऑफ करती हूँ। लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, इस लाइबिलिटी लेजर में मुझे सारी मेरी आउटपुट लाइबिलिटी दिख रही होती है कि मेरी कितनी आउटपुट लाइबिलिटी है। ठीक है मैम, सिर्फ क्रेडिट लेजर को ही ट्रांसफर करते हैं क्या? जी हाँ, बस ई क्रेडिट लेजर ही एक पर्सन का दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगा। अगर मान लो कैश लेजर में कुछ पैसा आपका बचा हुआ है तो गवर्नमेंट बोलती है उस पैसे का आप रिफंड ले लो, क्योंकि वो कैश है, वो कोई क्रेडिट नहीं है, वो आप ही का पैसा है, तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और केस है यहाँ पर, ये देखो, बट इसको पहले समझ लो, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लेवल पर समझ लो, वरना तो बाद में मैसेज करेंगे कि मैम एक टॉपिक छुड़वा दिया था ना, फिर मैसेज करोगे। तो बेटर है कि मैं यहाँ पर 5 मिनट लगा के आपको समझा दूँ। यही समझ लेते हैं। अब एक और फाइल क्या इसमें इंसर्ट करूँ, ब्लैंक जगह है ही। चलो, एक ये कंपनी है ए बी कंपनी, ठीक है, ए बी कंपनी है। इस ए बी कंपनी को मिस्टर एक्स ने बनाया था, ठीक है। मिस्टर एक्स के दो कंपनी नहीं थी, मिस्टर एक्स के 2 बेटे थे, राम एंड श्याम, ठीक है मैम। मिस्टर एक्स के 2 बेटे थे, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। अब राम एंड श्याम इस एबी कंपनी को चलाने लगे कि नहीं चलाने लगे? जी मैम बिल्कुल चलाने लगे। राम एंड श्याम ही तो इनके बेटे थे, वो ही तो इस कंपनी को चलाएंगे, और कौन चलाएगा? अब देखो, इस कंपनी का राम एंड श्याम बोलते हैं हम डीमर्जर करेंगे, हमारी एक दूसरे से अब बन नहीं रही, बहुत हो गया, एक काम करो अलग अलग कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, हम 2 कंपनी फॉर्म करते हैं, एक कंपनी को ए नाम दे देते हैं, एक कंपनी को बी नाम दे देते हैं। ए वाली कंपनी राम आप चलाइएगा, बी वाली कंपनी श्याम आप चलाइएगा। तो ये जो ए बी कंपनी थी, इस कंपनी का क्या हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, डीमर्ज हो गई, ये कंपनी डीमर्ज हो गई। तो ए बी कंपनी में जो भी आईटीसी आ रहे थे वो आईटीसी अब किसके पास जाएंगे? राम के पास जाएंगे या फिर श्याम के पास जाएंगे? बताइए किसके पास जाएंगे? मैम ये जो एंटरप्राइज था जिसका ए बी नाम था, और ये जो एंटरप्राइज था इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, एक ए बन गया, एक बी बन गया, ए राम के पास आ गया, बी श्याम के पास चला गया। तो अब आईटीसी का क्या होगा, ये आप मैम हमको प्लीज बताइए। तो आईटीसी भी आप दोनों में बांट दोगे प्रपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट। टोटल एसेट के बेसिस पर आप ये आईटीसी बांट दोगे, ठीक है मैम। तो जितनी जितनी एसेट जिसके बिजनेस में गई हो उसी रेशो में ये आईटीसी बट जाएगा। मान लो सपोज करो कि यहाँ पर जो ए बी कंपनी थी उसमें कुछ एसेट ऐसी थी जो कि एग्जेम्प्टेड एसेट थी, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं बनता, उनकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए, ठीक है जी। फिर कुछ एसेट ऐसी थी जो कि टैक्सेबल एसेट्स थी, उनकी वैल्यू थी 8 लाख रुपए। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? 10 लाख रुपए आ गई। अब 10 लाख रुपए में से मान लो 3 लाख रुपए की एसेट इनके पास गई थी, 7 लाख रुपए की एसेट इनके पास गई थी। तो गवर्नमेंट बोलती है टोटल एसेट के बेसिस पर बांटोगे। कीवर्ड है टोटल, गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के बेसिस पर आईटीसी बांटो। गवर्नमेंट ने बोला हम इतना झंझट का काम आपको नहीं देंगे, आप बस ये देखो टोटल एसेट का रेशियो देख लो कि किसके पास कितनी कितनी एसेट गई हैं, जिसके पास जितनी जितनी एसेट गई हो उसी रेशियो में आप आईटीसी को बांट देना। अब आईटीसी पोर्टल पर आ रहा था 1 लाख रुपए का। अब आप सभी मुझे बताइए कि राम को कितना आईटीसी मिलेगा और श्याम को कितना आईटीसी मिलेगा। मैम टोटल आईटीसी था 1 लाख रुपए और टोटल एसेट थी 10 लाख रुपए। तो राम को मिलेगा 3 लाख के रेशियो जितना, मतलब कि 30,000 रुपये, और श्याम को मिल जाएगा 70,000 रुपये। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बिल्कुल बिल्कुल, अब पक्की बात हमको समझ आ गई है,
चलिए, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर अब आपका ख़त्म होता है, लेकिन एक बार इसके रूल्स देख लो, एक बार रूल्स इसके देख लेते हैं हम। तो सबसेक्शन 6 मैंने पढ़ा दिया था, सबसेक्शन 3 भी आपको पढ़ा दिया। सबसेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 यहाँ से देख लो कि आप सेल कर रहे हो, अमलगमेट कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो क्या होगा, जितना भी आपका अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो जिनको आपने अपना बिजनेस दिया है। फिर इसके ऊपर लग जाता है आपका रूल नंबर 41। ये रहा रूल नंबर 41। रूल नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप एक ट्रांसफ़र करोगे, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आप ITC 02 का फॉर्म फिल करोगे। जब आप ITC 02 का फॉर्म फिल करोगे तो सामने वाले पर्सन क्या करेंगे, आपके फ़ोन को आपका जो कॉमन पोर्टल पर जाके जो आपने क्रेडिट का जो फॉर्म बुक किया है, फॉर्म फिल किया है ITC 02, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डीमर्जर, ये चीज़ आपको बताइए, लेकिन अगर कंपनी का डीमर्जर हो रहा है तो फिर आप ITC को कैसे अपोर्शन करोगे। ITC अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, और वैल्यू ऑफ एसेट्स कौन सी आएगी यहाँ पर, टोटल। कैसे मैम, आप कैसे बोल दोगे टोटल, यहाँ तो नहीं लिखा, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है जहाँ पर इन्होंने लिखा है इंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, चाहे उन पर आपको पहले क्रेडिट मिलता हो, चाहे आपको उन पर पहले क्रेडिट नहीं मिलता हो। ठीक है, अब बात समझ आ गई। फिर क्या लिखा है कि जो ट्रांसफर होगा वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, उस सर्टिफिकेट पर CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के साइन होंगे, और उस सर्टिफिकेट पर लिखा होगा कि मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, क्या हुआ है और कैसे हुआ है, किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर हुआ है। फिर क्या होगा कि जो आपने ITC 02 फॉर्म सबमिट किया था मिस्टर एक्स ने, मतलब कि ट्रांसफर ने, उसको मिस्टर वाई मतलब कि ट्रांसफरी एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्या होगा कि जितना भी ITC आ रहा था, चाहे वो इनपुट्स पर हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स पर हो, वो पूरा का पूरा ITC अब किसके अकाउंट्स में आ जाएगा, अब वो आ जाएगा ट्रांसफरी के अकाउंट्स में, मतलब कि मिस्टर वाई के अकाउंट में। अब देखो, एक और चीज़ पढ़ लो आप यहीं की यहीं, हालांकि ये भी अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ देना, मत करना, बट मेरा मानना है कर लो। कहीं से भी अगर मान लो एक आधा नंबर का भी पूछ लिया तो आपको पता तो होना चाहिए, तो कर लो। बहुत सिंपल सा है, देखो सुन लो, इंटरेस्टिंग है, पर कोई भी रियल लाइफ में आपके पेरेंट्स ही आपसे पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि घर परिवार वाली बातें यहाँ पे चल रही हैं बिल्कुल, कि घर का बिजनेस शिफ्ट हो रहा है या घर में कोई बिजनेस नया हम किसी से परचेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या हम उसका ITC लेंगे या नहीं, आपके पापा आपसे पूछते हैं। जनरली घर में ऐसे बच्चों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं होंगे। ये सोच के पूछे जाते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये CA नहीं कर रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड की स्टडी कर रहा है, जबकि सच्चाई हम और आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो क्यों किसी की एक्सपेक्टेशन को मारना, पढ़ लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बट हाँ, ये मैं मानती हूँ, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज नहीं ले सकता कोई भी, तो उतना तो पढ़ो जितना आपका सिलेबस का पार्ट है। रूल 41 में क्या है, देखो कि आपने क्या किया है, आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आपने हर बिजनेस को GST में क्या करा रखा है, सेपरेटली रजिस्टर्ड करा रखा है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन obtaining separate registration for multiple places of business within a state और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक ही स्टेट में और एक ही विद इन यूनियन टेरिटरी में आपके बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके लिए आपने क्या ले रखा है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है। सेपरेट इन द सेंस, ये इसको भी आपने रजिस्टर्ड कर रखा है, इसको भी कर रखा है और इसको भी कर रखा है। तो क्या होगा, आपके सभी बिजनेस के लिए अलग अलग GST के पोर्टल पर अकाउंट खुले होंगे, जी बिल्कुल खुले होंगे। तो सभी में आपका ITC आ रहा होगा, जी आ रहा होगा। तो आप चाहो तो क्या ITC को ट्रांसफर कर सकते हो, तो गवर्नमेंट कहता है बिल्कुल कर सकते हो। आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हो, उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। तो सुनो, a registered person who has obtained separate registration for single place
for multiple place of business in accordance with the provision of Rule 11 and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to any or all of newly registered place of business shall furnish within a period of 30 days from the obtaining such separate registration the detail in form of GST ITC 02A electronically on common portal either directly or through a facilitation center notified in this behalf of the commission। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया था, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा था, तो आप किसी का भी क्रेडिट अगर ट्रांसफर करना चाहते हो एक दूसरे में या फिर जो न्यूली रजिस्टर्ड है तो कर सकते हो, विद इन 30 डेज में करोगे और ITC 02A नाम का जो फॉर्म होता है उसमें ही आप ये वाला फॉर्म फिल करके ITC को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करोगे। ये न्यूली है रूल नंबर 41A। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बात कर रहा है कि आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आपने अदर किसी ब्रांच में आप अपना ITC ट्रांसफर करना चाहते हो तो जी बिल्कुल कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स credit shall be transferred to newly registered entity in the ratio of value of assets held by them at the time of registration। वो कह रहे हैं कि मान लो कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो भी आप ट्रांसफर करने जा रहे हो न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी को, कौन सी वाली को कितना करोगे तो उस रेशो में करना जिस रेशो में आपने एसेट ट्रांसफर की है। और एसेट की वैल्यू कितनी होगी आप सबको पता है कि हम इंटायर वैल्यू पे काम करते हैं, मतलब कि टोटल वैल्यू पर हम काम करके चलेंगे, चाहे उस पर GST आपने चाहे वो GST पेड हो चाहे वो GST पेड ना हो। फिर क्या लिखा है, द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर शैल ऑन कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल। ये बात तो आपको पता है कि जो आप GST या 2A वाला फॉर्म फिल करोगे तो ये ट्रांसफर फिल करेगा, लेकिन जो ट्रांसफरी होगा वो इस वाले फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? बात तो हमको पूरी पक्की समझ आ गई। तो इसी के साथ ये वाली क्लास आज हमारी ख़त्म होती है, यही ओवर होती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आ जाना व्हाट्सएप पर।